का स्वागत है मेरे चैनल रति वांशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने जो फ्राइडे को एक क्विज मतलब एक तरह से Q&A के लिए क्वेश्चंस पूछे थे, उसका फीडबैक जो मुझे मिला है उससे मैं क्या कहूँ, क्या खासकर मैं खुद के लिए कुछ नहीं कहूँगी, मैं उन लोगों के लिए कहूँगी, मेरे उन सब्सक्राइबर के लिए, आप लोगों के लिए आई ओपनिंग है। मैंने कहा था ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जितने क्वेश्चंस आते हैं उन्हें मैं किसी भी वीडियो के एंड में या स्टार्टिंग में ख़त्म कर दूँगी। एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर मुझसे बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लाइव सेशन में क्यों नहीं आते हो, आप Q&A क्यों नहीं करते हो, लोग आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं। आई नो बहुत लोग करना चाहते हैं बट वो मुझसे इंस्टा पे कर लेते हैं, लेकिन बाकी लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है जानने का लोगों की पर्सनल लाइफ, या ये लाइव सेशन 2 घंटे सुनने से अच्छा लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई स्टोरी सुनने को मिल जाए। हाँ कुछ होते हैं चिट चैट वाले जो बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे रिसेंटली अभी श्यामा दी और नेहा दी ने किया था, आई लाइक दैट लाइव सेशन। उसमें उन्होंने वांगशन की बात की, इज़ान की बात की, ज़ान और इबो की पर्सनल लाइफ की बात की। इस टाइप के लाइव सेशन अच्छे लगते हैं लोगों को, लेकिन एक इंडिविजुअल वो को नहीं कर सकता, हाँ खुद समझना पड़ेगा। अगर मैं अकेले बैठ के बोलती रहूँगी तो आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए मैं यही Q&A के लिए बोल रहा था। और अब आप लोग मेरा पॉइंट समझोगे और मुझे अब इंस्टा पे परेशान नहीं करोगे कि लाइव सेशन करो या Q&A करो, ठीक है? चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। टाइटल से आप समझ चुके हैं, ये मास्टर और स्लेव की स्टोरी है। ये एक हिस्टोरिकल स्टोरी है और इसमें टॉप लांगवांग जी और बॉटम विंग है। स्टोरी के बारे में ज़्यादा ना बता के सीधा स्टोरी स्टार्ट करते हैं। गुसू क्लैन आज बहुत भव्य तरीके से सजा हुआ है। आज सारे क्लैन के लोग सड़कों पर हैं और अपने हाथों में बड़े बड़े फूलों की टोकरियाँ थालियाँ लिए भरे हुए खड़े हैं। बहुत सारे लोग अपनी छतों पे हैं, बहुत सारे लोग खुशियों से तालियां बजा रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं अपनी वॉर जनरल या वॉर लॉर्ड वीर बुशान का, जिन्हें वो वॉर पे या ये कह दीजिए बैटल फील्ड पे सब लोग ईलिंग पेट्रियार्क के नाम से जानते हैं। आज लैन क्लैन की खुशियों का कारण है। आज उनका जिन क्लैन पे पूरी तरह से कब्जा कर लेना। कई सालों से जिन क्लैन से लैन क्लैन की एक वॉर हो रही थी। वैसे तो लैन क्लैन अपने में एक बहुत बड़ा एक राज्य है, या ये कह दीजिए ऐसा किंगडम है जिसमें सब लोग रहना चाहते हैं और खुश रहते हैं। इस किंगडम को रूल करते हैं लाइन शिचेन, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा अपनी प्रजा के लिए सोचने वाले किंग हैं। शुरुआत में तो लैन किंगडम उनसे डरता था, क्योंकि वो जब किंग बने थे तो उन्होंने अपने ही अंकल को कैदी बना लिया था। उनके अंकल से पहले उनके फादर चिंगेजुन ही किंग थे, जिनकी डेथ के बाद लान कुरैन किंग बने थे। उस समय उनके किंग बनने से किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय चिंगेजुन के दोनों बच्चे लान शिचैन और लांगवांग जी उम्र में बहुत कम थे, तो लान कुरैन ने पूरे किंगडम की डोर संभाली थी। पर परेशानी तब हो गई थी जब लान शिचैन अपनी 18 साल की उम्र में आए। 18 साल की उम्र में आके पहले की तरह उन्हें ये किंगडम मिलने ही वाला था, पर क्या रीज़न था कोई नहीं जानता कि लान कुरैन को पहले लान शिचैन ने बंदी बनाया और उसके बाद वो नए किंग बने। उस समय लोग लान शिचैन से बहुत डरते थे, सोचते थे कि कितना क्रूर होगा ये किंग जो अपने ही अंकल को ऐसे क्रूरटी से बंदी बना के रखता है। क्या पता ये किंग पुराने 2 किंग की तरह ना हो। लेकिन जब शिचैन ने ये राजघाट संभाली तो उसके बाद सारा किंगडम उनकी इस एक तरीके से अंडर में आकर इतना खुश है कि शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता। अब शिचैन को ये किंगडम संभालते हुए करीबन 5 साल हो गए हैं और इन 5 साल में अब लायन किंगडम सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है। चारों तरफ लायन किंगडम की ग्रोथ होती जा रही है। यहाँ की प्रजा भी बहुत खुश है, क्योंकि यहाँ पे उन्हें हर तरह की सुविधा मिलती है और दूसरा उनके बॉर्डर्स बहुत ज़्यादा सेफ है। दूसरे एक तरीके से किंगडम्स या दूसरे क्लैंस उन पे अटैक करने से थर थर काँपते हैं, क्योंकि उनके पास 2 स्ट्रॉन्ग पावरफुल वॉरियर है, हंगुंजुन और ईलिंग पेट्रियार्क। हंगुंजुन इस वॉर का पार्ट नहीं थे,
उसका कारण था कि इससे पहले उन्होंने वैन क्लैन से भी वॉर की थी और वैन क्लैन के वॉर के दौरान हांग वनजुन को कुछ चोट लग गई थी, जिसके कारण हांग वनजुन को वॉर से उन्हीं के बड़े भाई यानी किंग ने ऑर्डर देके मना कर दिया था, जिस चीज़ से हांग वनजुन काफ़ी गुस्सा हुए थे। लेकिन जीलिंग पेट्रियार्क के होते हुए जानते थे इंपीरियल से अलायंस चैन कि उनको वो वॉर जीत ही जाएंगे, और हुआ भी वैसा। आज वो वॉर जीत गए पूरी तरह से। अब जिन किंगडम भी लान किंगडम के अंडर है, और ये अब इस तरीके से लान किंगडम फैल चुका है कि वैन क्लैन बस बीचों बीच रह गया है और चारों तरफ से अब लैन क्लैन ने उसे कंट्रोल कर लिया है। लैन क्लैन को पता चल चुका है कि जिन क्लैन के अंडर आते ही अब लैन क्लैन इतना पावरफुल हो गया है कि जल्दी वैन क्लैन भी इस कल्टीवेशन वर्ल्ड से गायब होके पूरा लैन किंगडम ही बन जाएगा। लेकिन अभी भी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इस वैन क्लैन को लोग बाद में सोचेंगे और देखेंगे। अभी तो सबका ध्यान इस समय उनके वॉर जनरल वॉर लॉर्ड वी वुशान के स्वागत में है। वी वुशान अपने वॉर वाले कपड़ों में, अपनी सेनापति वाली फॉर्म में, अपने घोड़े पे आगे आगे चल रहे हैं और उनके पीछे उनकी पूरी की पूरी सेना है जो ये वॉर जीत कर आई है। कुछ वॉरियर्स अपने घोड़े पर हैं तो कुछ वॉरियर्स पैदल ही चल रहे हैं। उनके स्वागत के लिए पूरी लैन क्लैन ने फूलों की एक स्टेज रास्ता बना दिया है। उनके चलते हुए लोग उनके नाम से तालियां बजा रहे हैं, उनके ऊपर फूल फेंक रहे हैं। ये स्वागत देखकर यहाँ हर सैनिक और मतलब वॉरियर बहुत खुश है। उनकी प्रजा उन्हें इतने मन से स्वागत कर रही है कि देखकर वो बहुत खुश है। अब विभूषण और उसकी ये सेना की टुकड़ी बिल्कुल राजमहल के अंदर आती है, जहाँ महल के मेन गेट को क्रॉस करते ही वहाँ उनका स्वागत करने खुद इंपीरियर खड़े हैं। वहाँ पे किंग को इस तरीके से उनका स्वागत करते हुए देखकर वो सब लोग एकदम से अपने घुटनों पे आकर नीचे बैठ जाते हैं। कहीं ना कहीं आपसी चैन सबको इग्नोर करते हुए सीधा विंग के पास आते हैं और बहुत एक तरीके से प्राउडली विंग के दोनों कंधों से पकड़ के उसे खड़ा करते हैं और बड़े प्यार से उसके दोनों कंधों को थपथपाते हुए बोलते हैं, वी वुशान, तुम सचमुच में हमारे पूरे क्लैन की शान हो। तुमने जिस तरीके से इस वॉर को संभाला और जीता है, ये देखकर अब हमारा हर दुश्मन का डर से काँप रहा होगा। हमारे जीलिंग पेट्रियार्क की पावर को देखकर हमारा हर दुश्मन हमारी तरफ एक कदम बढ़ाने से पहले डर से काँपेगा। ये कहते हुए शिचैन कितना प्राउड है विंग पे, कोई भी देख सकता है। किंग इतनी प्राउडली विंग को खुलेआम सबके सामने तारीफ कर रहे हैं। ये देखकर उसकी पूरी सेना की टुकड़ी बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही है। उसकी टुकड़ी के मतलब विंग के दो स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स जो हमेशा उसके साथ रहते हैं, सोंगलैन और शाओ शिनचैन, उन दोनों की भी किंग बहुत तारीफ़ करते हैं। बहुत सारे मिनिस्टर्स इस चीज़ से काफ़ी खुश हो रहे हैं। वहीं एक मिनिस्टर गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच के दांत ही भींच रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि जियांग्स के मिनिस्टर हैं, जियांग फैमिया, जो चाहते थे कि ये ही खुशी, ये ही एक तरह से पावर और ये सारा जो चीज़ मतलब एक तरीके से तारीफ़ है उनके बेटे जियांग चैन को मिले। पर ऐसा नहीं हो सकता। क्वीन के फादर हैं वो, हाँ, लान शिचैन की वाइफ मैं यानली हैं जो अभी यहाँ नहीं है, लेकिन वो भी विंग की बहुत तारीफ़ करती हैं। वहीं इस चीज़ से मैडम यू और जैन फैमिया बहुत जलते हैं क्योंकि वो चाहते हैं ये सारी पावर, ये सारी एक तरह की तारीफ़, ये सब सम्मान उनके बेटे जांगशन को मिले, लेकिन वो नहीं हो सकता। कहते हैं ना, ज़बरदस्ती थोड़ी आप किसी को वॉरियर या बहादुर बना सकते हो। ये तो किसी इंसान के अंदर की बात होती है। जो बहादुर है वो किसी के सिखाने से नहीं बनता, बल्कि खुद ब खुद उसके ट्रेड्स होते हैं कि वो बन जाता है। वही विंग के साथ है। लेकिन जैन फैमिया विंग से दूसरी वजह से भी चिढ़ते हैं और वो इस अपनी चिढ़ को रोकते हुए ना आकर अब आगे आके किंग को रोकते हुए, जो उन्हें लगता है वो कर सकते हैं क्योंकि वो उनके फादर इन लॉ भी हैं, बोलना शुरू करते हैं, किंग, हम आपको नहीं लगता हमें इन सब को यहाँ नहीं बल्कि अंदर जाकर इन्हें कुछ तोहफा या इन्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए? वैसे भी ये सब लोग स्लेव ही तो थे जिन्हें आपने किंग एक तरीके से वॉरियर बना दिया, तो इनके लिए हम ये तारीफ़ों से ज़्यादा अच्छा मनी या इनका रिवॉर्ड्स होंगे। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन सब की बहादुरी और मेहनत को ये सारे स्लेव थे बोलकर जैन फैमिया इन सब को ये याद दिलाना चाहते थे कि ये टुकड़ी, जो ये स्पेशल टुकड़ी विंग संभाल रहा है,
ये सारे लोग पहले स्लेव थे। हाँ, ये सब लोग स्लेव्स के बच्चे या एक स्लेव्स हैं जो कहीं ना कहीं किसी वॉर में जैसे अटैक होता है तो जो के होते ना वॉरियर्स, उन्हें पकड़ लिया फिर उन्हें स्लेव्स बना दिया, उस टाइप के लोग ही थे। लेकिन ये अपनी इस किंगडम के लिए ऐसे लड़ सकते थे ये किसी को पता नहीं था। पर ये सब कुछ करने वाला विंग है, इसलिए विंग को बहुत सारे लोग स्लेव सेवियर्स वी वुशान और या सेफ स्लेवर ईलिंग पेट्रैक भी बोलते हैं। विंग और लैंडक्लैन की एक हिस्ट्री है जिसके बारे में बहुत सेलेक्टिव लोग जानते हैं और जिसके बारे में इस तरह खुलेआम डिस्कस करना तो शिचैन बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इसलिए शिचैन गुस्से में अब जैन फेमिया की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, इन्हें जो रिवॉर्ड मिलेगा वो मैं देख लूँगा, लेकिन अभी जियो इन्हें रिवॉर्ड मिल रहा है जो इनकी प्रजा और इनका किंग फील कर रहा है उसके बारे में भी इन्हें पता होना चाहिए। मैं पूरे लैंडक्लैन के किंगडम संभालने वाला इन सब का किंग आज सबके बीच में बोलना चाहूँगा कि आज के बाद मैं किसी के मुंह से भी इन लोगों के लिए स्लेव वर्ड नहीं सुनूंगा। ये स्लेव नहीं है बल्कि ये मेरे वॉरियर्स हैं, ये मेरी आर्मी है, मेरी पावर है और मेरे पावर को किसी ने भी किसी गलत टाइटल से एड्रेस किया तो उसकी परिणाम के लिए वो तैयार रहे। शिचैन खुलेआम अब जैन फेमिया की झाड़ लगा देते हैं। ये देखकर बहुत सारे मिनिस्टर शॉक भी होते हैं। वहीं जैन फेमिया की मुट्ठी गुस्से में और टाइट हो जाती है। वहीं विंग जो एक थोड़ी देर पहले जब स्लेव वाला वर्ड सुना था जिसकी नज़रें नीचे हुई थी, अब वो एकदम से अपनी नज़र ऊपर करके फिर से शिचैन की तरफ देखता है और बहुत प्यारी एक स्माइल देता है। ये बोलने के बाद अब शिचैन तुरंत अपनी दूसरी साइड उनके स्पेशल एडवाइज़र नी मिंजे की तरफ देखते हैं जो हमेशा शिचैन के साथ रहते हैं और स्माइल करते हुए बोलते हैं, शिचैन इन सभी के घरों में इनकी बहादुरी के लिए जो मैंने सोचा है वो तोहफे पहुंचा दिए जाएं और वी वुशान तुम्हारा तोहफा या तुम्हारा रिवॉर्ड तुम्हें खुद सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु हांग वनजुन खुद देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है तुम्हें उनसे भी मिलने जाना चाहिए। ये बोलते हुए शिचैन अब विंग को नी हुसैन के साथ भेज देते हैं। जिस तरह शिचैन के साथ हमेशा उनके एडवाइज़र उनके सपोर्टर नी मिंजे रहते हैं उसी तरीके से लांग वांगजी के एडवाइज़र और सपोर्टर नी हुसैन है और इसी कारण नी हुसैन अब विंग को पहले वांगजी के बिल्कुल रूम के बाहर लेके आते हैं। बहुत सारे गार्ड, बहुत सारे एक तरह से सर्वेंट और नी हुसैन ये सब लोग उसी डोर के बाहर खड़े रहते हैं। ये वांगजी का महल है, ये वांगजी की जिनशी है जिसके अंदर सिवाय वी वुशान के किसी सर्वेंट तक का आना अलाउड नहीं है। जब वांगजी इस जिनशी के अंदर होता है तब सर्वेंट भी नहीं आ सकते। हाँ, जब वांगजी इस जिनशी से बाहर होते हैं अपने ब्रदर के साथ मतलब जहाँ पे रॉयल कोर्ट है वहाँ होते हैं तब ही सर्वेंट इस पूरी जिनशी की सफाई करना और बाकी काम करते हैं। लेकिन लांग वांगजी की जिनशी और स्पेशली जिनशी का ये उनका पर्सनल बेडरूम चैम्बर, उसमें सिर्फ एक ही पर्सन एंट्री कर सकता है और वो है वी वुशान। वांगजी के अलावा इस बेडरूम में एंट्री का राइट, हक या ये कह दीजिए सिर्फ अथॉरिटी वी वुशान को है। विंग जैसे ही रूम के अंदर आता है बाकी सारे सर्वेंट जो गेट के बाहर खड़े थे रॉयल को ऑफिसर और वो उन्हें देखकर नी हुसैन उन्हें इशारे में यहाँ से जाने के लिए बोल देता है या ये कह दीजिए उनके साथ खुद भी चला जाता है। और जाने से पहले वो इस रूम के बाहर साइलेंसिंग स्पेल वाला तालिस्मान लगाना नहीं भूलता क्योंकि वो जानता है अब अंदर क्या होने वाला है। जैसे ही विंग अंदर रूम में एंट्री करता है तो वहाँ सामने देखते हैं एक ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंस खड़े हुए हैं। उनके बाल, उनके कपड़े हर बार की तरह बिल्कुल परफेक्ट है और फेस हर बार की तरह बिल्कुल कोल्ड है। जैसे ही विंग के ऊपर अब वांगजी की नज़र जाती है तो वांगजी का भी यही हाल है। सामने एक ब्यूटीफुल लंबा चौड़ा ऊपर से लेकर नीचे तक अभी भी वॉर के कपड़ों में, यानी जो एक होता है ना वॉरियर वाली पोशाक, उसके अंदर खड़ा हुआ बहुत सबसे ज़्यादा हैंडसम, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल एक वॉरियर है जिसने अपने बाल ऊपर टाई अप करे हुए हैं वो रेड रंग के फोरहेड रिबन से और वो आप अपनी आँख मतलब एक तरह से आँखों में कुछ प्यार, कुछ इमोशन शो करते हुए वांगजी की तरफ देख रहे हैं। वहीं वांगजी विंग को देखकर अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलते हैं, रिमूव योर ऑल क्लोथ, जिससे विंग जो भी वांगजी से शायद इसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन कर रहा था, उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते और धीरे धीरे से अब वो अपनी बॉडी से एक एक चीज़ उतारने लगता है। सबसे पहले तो वो वॉरियर वाले अपने जो हैवी से लोहे की यूनिफॉर्म सी होती है
उसे उतारता है। उसके बाद उसके अंदर उसने एक हल्के से हानफू डाले हुए थे उनके वो पहले लेयर खोल देता है। अब विंग ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल न्यूड पोजीशन में वांग जी के सामने खड़ा हुआ है। उसकी बॉडी पे अब सिर्फ एक ही कपड़ा है और वो है उसका अंडरगारमेंट बना। उसके अलावा उस वो पूरी तरह से न्यूड वांग जी के सामने खड़ा है। विंग को ऐसे देखकर वांग जी की इंटेंसिटी से भरी हुई डार्क नजरें अब ऊपर से नीचे तक विंग को घूर घूर के देख रही हैं, जैसे वो विंग की बॉडी की एक एक पार्ट को, एक एक सीन को, सेल को जैसे चेक करना चाह रही है। और वांग जी उसी इंटेंसिटी से उतनी ही ज़्यादा घूरते हुए विंग के बिल्कुल पास आके खड़ा हो जाता है। और अब उसकी नज़रें विंग के उस चेस्ट और उस बाहों पे है जिस पे 2 कट के निशान हैं। वांग जी के को पता है विंग एक वॉरियर है। वांग जी को ये भी पता है कि वो वॉर में था, तो उसके शरीर पे चोट के निशान कोई कॉमन नहीं है। लेकिन विंग इस चीज़ से डर रहा है क्योंकि विंग ये नहीं चाहता था, विंग बिल्कुल नहीं चाहता था कि वांग जी उसकी इन चोटों को देखे, क्योंकि उसे चोट खाने का भी राइट नहीं है। और वांग जी बहुत इंटेंसिटी, बहुत गुस्से से और थोड़ा सा अब विंग की उस चेस्ट पे बने हुए उस मार्क को टच करता है, जिसके कारण अब विंग की आँख कस के बंद हो जाती हैं। ये पहली बार नहीं है कि वांग जी उसकी इस बेयर स्किन को टच कर रहा। वांग जी का ये टच पहली बार नहीं है, बल्कि विंग इस टच से बहुत फैमिलियर है, बहुत ज़्यादा इस टच के बारे में जानता है। लेकिन आज भी जब भी वांग जी उसकी बॉडी को टच करता है तो उसकी बॉडी हमेशा ऐसे ही रिएक्ट करती है जैसे वो पहली बार वांग जी के टच को फील कर रही हो। और इसी कारण अभी भी विंग के हल्के से कान भी रेड हो गए हैं। शायद वो अभी भी वांग जी की इन इंटेंसिटी वाली नज़रें और इस टच से ब्लश भी फील करता है। कितना अजीब है ना, द वॉर जनरल, द वॉर लॉर्ड वी वुशान इलिंग पेट्रियार्क, जिन्होंने एक टाइम पे एक साथ 100 लोगों की गर्दन काटी है, वो ब्लश करते हैं, वो घबराते हैं और वो थोड़ा शर्माते भी हैं। किससे? सेकंड प्रिंस ऑफ घोसू से। वह कहीं ना कहीं ये बात इस रूम के अलावा शायद बाहर कुछ ही लोग जानते हैं। और वहीं कि अब होश में वांग जी की गुस्से वाली आवाज़ आती है। क्या कहा था मैंने तुमसे? जिसे विंग अचानक से अब थोड़ा सा घबराते बोलता है, सॉरी मास्टर, मैंने तुमसे कहा था मुझे तुम्हारे शरीर पे एक भी घाव नहीं चाहिए। कैसी लगी तुम्हें ये चोट? विंग अब देख रहा है कि वांग जी की आवाज़ में कितना गुस्सा है और इस गुस्से से कहीं ना कहीं विंग घबराता भी है। अब वो दोबारा से घबराते बोलता है, सॉरी मास्टर, तुम्हें याद है ना तुम मेरे स्लेव हो और स्लेव का ये हक होता है, राइट होता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मास्टर की हर बात माने। तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने से मैंने कहा था कि मुझे तुम्हारे शरीर पे एक भी घाव नहीं चाहिए, तो फिर ये चोट क्यों लगी? कहीं ना कहीं वांग जी विंग को धमका रहा है, गुस्से पे गुस्सा कर रहा है। ये देख के विंग थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन वो जानता है कि उसे अपने लंजा की या वांग जी की गुस्से को कैसे शांत करना है। इसलिए वो अब तुरंत अपनी गर्दन नीचे करते हुए बोलता है, स्लेव को अपनी गलती पता है और स्लेव पनिशमेंट के लिए तैयार है। जैसे ही विंग अपनी पनिशमेंट के लिए हाँ कर देता है, वांग जी एक सेकंड नहीं लगाता, वो तुरंत विंग को आप अपनी साइड जोर से खींच के पैशनेटली उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और हंगली उसे जैसे कितने टाइम से ये करना चाहता था किस करना स्टार्ट कर देता है। वहीं विंग बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रहकर उसी किस का ऐसे ही रिस्पॉन्स करने लगता है। वांग जी से विंग लास्ट टाइम करीबन 1-1.5 साल पहले मिला था, क्योंकि तब से वांग जी यहाँ था और विंग वॉर में। वांग जी को विंग ने कितना मिस किया। कहीं ना कहीं ये लिप्स, ये हंगर और ये किस सब कुछ शो कर रही है। उसकी इस किस को इतने ज़्यादा पैशनेटली और इतना डीप ले जाते हैं कि कुछ सेकंड के लिए तो जैसे विंग को सांस भी आनी बंद हो जाती है। वांग जी और विंग हल्का सा एक दूसरे से दूर होते हैं, दोनों के माथे टच हैं, पर इससे पहले अब विंग कुछ कहता या करता, वांग जी तुरंत उसे गोदी में उठा लेता है और उसे अब ज़ोर से अपने बेड पे डाके डाल देता है। और उसके बाद अब वो इंटेंसिटी के साथ विंग को देखता हुआ उसकी पूरी बॉडी को एक्सप्लोर करने लगता है। जहाँ वांग जी विंग के चोट का मार्क लगा था उस जगह तो वांग जी बहुत देर तक प्यार करता रहता है, बहुत देर तक किस करता रहता है, टच करता रहता है। अब वहाँ सिर्फ घाव का निशान है, कोई घाव नहीं है, लेकिन हाँ वो निशान जब लगा, मतलब घाव विंग को लगा होगा, उस दर्द को कितना विंग को वो दर्द हुआ होगा उस बारे में सोच के ही वांग जी की आंखें डार्क हो गई थी।
वांग जी विंग को अपना स्लेव बोलता है विंग की आंखों के सामने, और शायद पूरे महल को यही पता है क्योंकि विंग का बर्थ यहीं पे एक स्लेव ने ही दिया था, जो कोई और नहीं लांगवांग जी की मदर मैडम लैन की पर्सनल स्लेव मेड स्लेव चांसा सरन थी। चांसा सरन ने जब विंग को बर्थ दिया था तो रूल के हिसाब से चांसा सरन की जान ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि एक स्लेव या एक मेड किसी के साथ फिजिकल संबंध नहीं बना सकती, और उसने ऐसा किया। इसके कारण वजह से उसे चिंगेजुन सबके सामने मार देना चाहते थे, लेकिन वो मैडम लैन थी जिन्होंने रिक्वेस्ट करके बहुत मुश्किल से चांसा सरन की जान बचा दी थी, यही बोल के कि उनके बेटा भी स्लेव रहेगा और वो किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं के सेकंड सन यानी वांग जी का स्लेव होगा। आँख खुलने से पहले ही, होश आने से पहले ही, दुनिया को समझने से पहले ही वांग जी का स्लेव बन गया था विवुशान। उस समय किसी को इस पूरे महल को आइडिया ही नहीं था कि उन लोगों ने क्या कर दिया, कितना बड़ा एक तरीके से अनर्थ कर चुके हैं, क्योंकि इसी स्लेव के कारण ही वांग जी कितना वाइल्ड, कितना एग्रेसिव और किस लेवल तक जा सकता है किसी को आइडिया ही नहीं। बचपन से जब से वांग जी ने आँख खोली थी, विंग उसका था, विंग पे उसका राइट था, विंग का शरीर, विंग की बॉडी, विंग के सोल, विंग सब उसका है। वांग जी को ये पता है, और शायद विंग भी यही सोचता है, विंग को भी यही लगता है कि उसकी बॉडी, उसकी सोल और उसके ऊपर सिर्फ वांग जी का ही हक है। यही कारण है कि वो इस समय भी वांग जी जो उसके साथ कर रहा है उसे करने दे रहा है। पर क्या सिर्फ ये स्लेव और मास्टर का रिलेशनशिप ही रीज़न है, या वो फीलिंग जो विंग के दिन में तब से है, जब से उसने वांग जी को जानने की, समझने की कोशिश करी है। उसे लंजा से तब से प्यार है, शायद जब से उसे प्यार शब्द का मतलब भी नहीं पता था, और यही कारण है कि उसे वांग जी का उसके साथ ये सब करना कभी बुरा नहीं लगता, कभी उसे घिन नहीं आती, बल्कि उसे तो जैसे ये उसका असली रिवॉर्ड है उसे लग रहा है। इस समय वांग जी जिस तरीके से उसकी बॉडी को वर्शिप कर रहा है, उसे प्यार कर रहा है, टच कर रहा है, किस कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, उसे वो चीज़ इतनी अच्छी लग रही है कि उसके मुँह से अब मॉर्निंग साउंड आने लगी है। विंग अब एकदम से मास्टर जैसे ही बोलता है तो वांग जी अब दोबारा से विंग की फेस अपनी तरफ करके उसे गुस्से में आँख खोलने पे मजबूर करते हुए जब विंग आँख खोल के देखता है तो वांग जी उसे इंटेंसिटी के साथ देखता हुआ बोलता है, लंजा, मैंने तुमसे कहा है ना, जब तुम मेरे साथ बेड पे हो तो तुम मुझे लंजा बोलोगे। कहीं ना कहीं ये भी वांग जी का विंग को एक ऑर्डर ही है। जब वो दोनों इस टाइप का कुछ करें तो वांग जी को अपने विंग के मुंह से मास्टर वर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, या योर हाइनेस या इस टाइप की चीज़ें वो सिर्फ लंजा ही विंग के मुंह से सुनना चाहता है। उसकी मॉर्निंग में सिर्फ अपना नाम सुनना चाहता है। कहीं ना कहीं विंग भी अब लंजा के नाम से ही मॉर्निंग करने लगता है। वांग जी पहले पूरी तरह से विंग की बॉडी को एक्सप्लोर करता है, उसके शरीर के अब वो लास्ट पीस ऑफ क्लोथ को भी रिमूव कर देता है, और अब वो धीरे से विंग की उस अनटच एरिया को, जहाँ शायद वो और विंग तो कई बार एक दूसरे को टच कर चुके हैं, लेकिन कई टाइम से विंग को किस टच नहीं किया है वांग जी ने, उस एरिया को पहले अपनी फिंगर से प्रिपेयर करने लगता है, जिससे के कारण अब विंग की पकड़ उसकी बेडशीट पे कस जाती है और मुँह से मॉर्निंग साउंड और बढ़ जाता है। विंग के लिए जैसे ही लग रहा है जैसे बहुत टाइम बाद ये करने के बाद उसे फर्स्ट टाइम वाली ही फीलिंग आ रही हो। इस समय वांग जी जो उसके साथ कर रहा है, उसके बाद उसकी भी हार्ट बीट और उसकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ की डिमांड कर रही है। कहीं ना कहीं अब तो वो खुद अपने मुंह से वांग जी को जल्दी से वो सब करने के लिए एनकरेज करने लगता है, जिसके मौका देखते ही वांग जी भी एक सेकंड नहीं लगा था विंग की बॉडी में एंटर होने में, और इन दोनों की ये हॉट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। इस समय वांग जी और विंग पूरी दुनिया से अनजान अब ये अपने अंदर पूरी तरह से मगन है। विंग को वांग जी ने कितना मिस किया, वो उस हंगर को अपने इस इंटेंसिटी के साथ इस एक तरीके से जितना हो सके उतना रफ और वाइल्ड होके शो कर रहा है। वहीं विंग को भी वांग जी की रफनेस और वाइल्डनेस ही और ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए वो भी वांग जी को और ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा डीप जाने के लिए इंकरेज कर रहा है, और विंग की बात पे वांग जी रिएक्ट भी कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। इस रूम में हर तरफ इन दोनों की एक तरीके से आवाज़ें गूंज रही हैं। इन दोनों की इस हॉट सेशन का गवाह है ये रूम। शायद तब से जब विंग और वांग जी सिर्फ 16 साल के होंगे। वांग जी का 16 बर्थडे था
और विंग उस समय 15 साल का था। विंग और वांगजी में सिर्फ 1 साल का ही अंतर है। जब वांगजी से विंग मतलब एक तरीके से बहुत प्यार से अपनी मासूमियत में जब देखता है कि अब वो 16 साल के हो रहे हैं, तो सारे बड़े बड़े मिनिस्टर और लोग और बिजनेस वाले और मतलब एक तरह से जिनसे रॉयल फैमिली से अच्छा संबंध बनाने के लिए लोग गिफ्ट ला रहे हैं, तो बेचारे विंग को समझ नहीं आता वांगजी को क्या गिफ्ट दे। लेकिन उसका मन था विंग को कुछ विंग का मन था वांगजी को कुछ गिफ्ट देने का। तो वो बहुत प्यार से वांगजी से पूछता भी है कि वो क्या चाहते हैं, वो गिफ्ट में विंग से क्या चाहते हैं, क्योंकि वो विंग मतलब एक तरह से विंग के पास तो जितने पैसे हैं उसने सोचा खुद से देने से अच्छा एक बार अपने मास्टर से पूछ लिया जाए कि क्या चाहिए। तो इसलिए उसने वांगजी से पूछा था, और वांगजी ने जो बोला था उसके बाद आज तक विंग कभी उस चीज़ को भूल नहीं पाया, क्योंकि वांगजी की डिमांड ही थी विंग की वर्जिनिटी। उसने साफ कहा था उसे विंग से विंग का फर्स्ट टाइम चाहिए, जिससे सुन के विंग पूरी तरह से शॉक हो गया था। कहीं ना कहीं उस समय विंग के मन में वांगजी के लिए बहुत फीलिंग थी। वो वांगजी को बहुत प्यार भी करता था, लेकिन उससे ज़्यादा वांगजी की रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि कुछ समय पहले ही उसकी मदर को एक प्रॉपर होता ना अलविदा करना, उनकी मतलब मरने के बाद जो इंसान के लास्ट रिचुअल होते हैं वो सब करने में वांगजी ने ही हेल्प की थी, और जिसके लिए वांगजी के लिए विंग के मन में और ज़्यादा प्यार बढ़ गया था। इसलिए उस समय वांगजी का उससे ये डिमांड करना उसे बिल्कुल गलत नहीं लगा था, बल्कि वो तुरंत अग्री हो गया था। पर मतलब अग्री होने के बाद वांगजी ने विंग से कहा था कि वो 1 साल तक उसका वेट करेगा, यानी जब विंग 16 साल का हुआ तभी वो उसके साथ ये सब करेगा। तब पहली बार इस रूम में वो आवाज़ें आई थी जो अब भी आ रही हैं। तब पहली बार ये रूम उस प्यार का, उस पैशन का चश्मदीद गवाह बना था जो अभी भी जहाँ चल रहा है। तब से लेकर अब तक वांगजी और विंग इस तरह का कितनी बार कर चुके हैं, लेकिन अभी भी विंग के लिए और वांगजी के लिए ये उतना ही पैशन से भरा हुआ और वैसा ही फील होता है जैसे वो फर्स्ट टाइम कर रहे हो। आज भी विंग अभी अपने लंजा की गोद में है, और वांगजी जो पहले विंग लेटा हुआ था अब उसे अपनी गोद में बैठा के उसके फेस को साफ करता हुआ, जहाँ आप खुद वो विंग को खुद ये सब करने के लिए बोल रहे हैं, और फिर अपने दोनों हाथों से विंग की पूरी बॉडी पे हाथ फिरा रहे हैं, और जहाँ पे विंग के उस कंधे के पास नया मार्क था उस मार्क को किस करता है और थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोलता है, कैसी लगी तुम्हें ये चोट। जिस पे विंग जो उसको ऑर्डर है अपने बेचारे मॉर्निंग साउंड को कंट्रोल करता हुआ, अपने आप पे कंट्रोल करता हुआ, मैं वॉर में था तो किसी सोल्जर ने मारा, उस सोल्जर की डेथ किसने करी थी। इस बात पे विंग तुरंत बोलता है, मैंने उसे थोड़ी देर बाद खुद मार दिया था। सही किया, क्योंकि अगर अब वो ज़िंदा होता तो मैं उसकी बॉडी से उसकी स्किन पूरी तरह से अलग करता और उसके बाद उसकी जान निकालता। कहीं ना कहीं उसके विंग को उस सोल्जर ने हार्म करने की कोशिश की थी। इस चीज़ का वांगजी को बहुत गुस्सा था। वांगजी यहाँ नहीं रहना चाहता था, वो वॉर में ही रहना चाहता था, अपनी विंग के पास, अपने विंग को कोई टच ना करे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहता था। लेकिन ये सारे रूल्स रेगुलेशन और अपने ब्रदर के कारण उसे यहाँ रहना पड़ा। कहीं ना कहीं खुद सेकंड प्रिंस ऑफ गोसु वॉर में जाके घायल हो रहे हैं, इस चीज़ से बाकी प्रजा पे भी गलत असर था। कहीं ना कहीं मोरल डाउन नहीं लगता कि भाई अरे जब हमारे किंग ही घायल हो रहे हैं, किंग के भाई ही घायल हो रहे हैं तो आगे हमारे साथ क्या होगा। इसी कारण लोगों ने ज़बरदस्ती वांगजी को यहाँ रोके रखा था, वरना वांगजी तो विंग को के साथ एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता। ये शायद पहली बार था जब इतनी टाइम तक विंग और वांगजी एक दूसरे से दूर थे, वरना वो कभी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते थे। कहीं ना कहीं आज भी विंग और वांगजी अपने आप को एक दूसरे से हमेशा एक इनविजिबल रोप में बंधा हुआ ही फील करते हैं। अब वांगजी जो देखता है कि शायद विंग टायर्ड हो गया है, क्योंकि इतनी बड़ी वॉर इतनी दूर से आने के बाद वो सचमुच में विंग को कभी इस तरह की पनिशमेंट नहीं देना चाहता, मतलब उसे पूरी तरह से एग्जॉस्ट करना या उसके साथ कुछ ऐसा करना जिससे वो अनकंफर्टेबल हो। इसलिए वो अब विंग को बहुत प्यार से इसी पोजीशन में, जब वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, अपनी खड़ा हो जाता है और विंग की दोनों का मतलब पैरों से खुद को जैसे बंदर पकड़ लेते हैं ना, ऐसे कमर से अपने पैरों को कनेक्ट करके और अपने हाथ
को वांग जी के कंधे में लॉक करके विंग भी उसके मतलब चेस्ट पे अपना सर रख के ऐसे ही रहता है। विंग ऐसे ही सो गया। ये सब करते हुए ये देख के विंग वांग जी को विंग पे बहुत प्यार आ रहा है। कितनी बड़ी बात है ना, ये वॉर जनरल जो लोगों को मारता है पूरा कि पूरे दिन बिना थके एक तरीके से वॉर करता है, वो वांग जी के साथ कुछ ही राउंड में इतना टायर्ड हो गया कि वो ऐसे ही वांग जी की बाहों में सो गया। वहीं वांग जी भी विंग को अब बहुत प्यार से अपने से दूर करता है, उसकी पूरी बॉडी क्लीन करता है, फिर बहुत प्यार से अपने जो उसने स्पेशली विंग के लिए कपड़े रखे हुए हैं अपने रूम में उन्हीं कपड़ों को पहनाता है और बहुत प्यार से उसे अपने सीने से लगा के सो जाता है। शायद विंग वांग जी की ये फ्रेगरेंस बॉडी स्मेल, ये सैंडल स्मेल के से इतना ज़्यादा एक तरह से काम फील करता है कि वो जब भी वांग जी के पास आता है तो आराम से सो जाता है, थक कर जो बहुत प्यार से सो जाता है। जो वॉर जनरल जो अपनी आंखों के आगे अपने लोगों को मरता हुआ देखना, दूसरे लोगों को मारना के कारण कई बार रात भर वो अपने उस वॉर बेस पे सो नहीं पाता है। वो अचानक से जब भी वह अपने रंजा की बाहों में आता है तो सब कुछ भूल के ऐसे ही सो जाता है। वांग जी बहुत प्यार से विंग के माथे पे किस करता है और उसे ऐसे सोने देते हैं। वहीं रूम जिनशी के बाहर खड़े दो सोल्जर अब जब वहीं खड़े हुए हैं और ऑलमोस्ट आधी रात हो गए तो ना चाहते हुए अब नी हुसैन बाहर आता है और बोलता है, रॉयल सोल्जर सोंगलेन एंड शाओ शिनशन, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, पर हम बिना हमारे वॉर किंग वॉर लॉर्ड विवशान के नहीं जाएंगे। शायद आप भूल गए, वो आपके वॉर लॉर्ड या वॉर जनरल सिर्फ बैटल फील्ड में होते हैं। यहाँ वो लांग वांग जी के स्लेव हैं और स्लेव अपने मास्टर के से दूर नहीं रह सकता, इसलिए अब वो आपके साथ नहीं आएंगे। आप यहाँ से तुरंत चले जाइए। नी हुसैन थोड़ा स्ट्रिक्ट वॉइस में जब ये बोलता है तो सोंगलेन और शाओ शिनशन एक दूसरे से नज़र घुमाते हैं और फिर चुपचाप से वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो भी नी हुसैन बोल रहे हैं वो गलत नहीं है। कहीं ना कहीं उनके वो वॉर जनरल, उनके वो वॉर लॉर्ड जो हर एक सिपाही को सेव करते हैं, हर एक सिपाही का एक तरह से प्रायोरिटी है, प्राउड है, कहते ना इज्जत है, वो कहीं ना कहीं यहाँ इस महल में लांग वांग जी के एक स्लेव हैं। ये बात सुन तिगना कितना ज़्यादा उन्हें हर्ट फील करवाता है वो जानते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। वो दोनों अब सर नीचे करके अपने उसी एक तरीके से घर में जो उनका विंग का घर है वहाँ घुसते ही शाओ शिनशन गुस्से में सारा सामान इधर उधर फेंकने से लगता है और बोलता है, वो नी हुसैन, वो ऐसे कैसे बोल सकता है हमारे वॉर जनरल के लिए। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो शाओ शिनशन, तुम्हें पता है ना कि ये सच है। सोंगलेन तुम इतना शांत क्यों हो, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता, क्या तुम्हारे दिल में इतनी दर्द नहीं होता जैसे मुझे हो रहा है, जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है। वो हमेशा से इस पूरे महल में एक स्लेव के टाइटल से क्यों घूमते हैं, उन्हें वो इज्जत वो सम्मान क्यों नहीं मिलता जो वो डिजर्व करते हैं। वो हीलिंग पेट्रियार्क है, सारे स्लेव के सेवियर, सारे जितने भी हमारे वॉर में स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं उन सबको ट्रेन करने वाले वो हीलिंग पेट्रियार्क, द स्लेव सेवियर हीलिंग पेट्रियार्क है। और वो इस महल के अंदर कौन है, एक स्लेव। सुन के ही कितना अजीब लगता है, जो तुम जैसे मुझ जैसे लोगों के जीवन दान देने वाले, जीवन को बचाने वाले, आगे बढ़ाने वाले हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम सब उनको इस तरीके से उस सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु के बेड को गर्म करते हुए देख रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं सच नहीं जानता, मैं जानता हूँ क्या करता है वो सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु हमारे हीलिंग पेट्रियार्क के साथ। शाओ शिनशन गुस्से में एकदम लाल है, क्योंकि वो सचमुच में विंग को दिल से बहुत ज़्यादा सम्मान और प्यार करता है। कहीं ना कहीं विंग सिर्फ उसके नज़रों में नहीं, ऐसे बहुत सारे स्लेव्स की नज़रों में एक गॉड है, एक ऐसा इंसान है जिसने उन्हें अच्छा जीवन दिया है। अब शाओ शिनशन की बात सुन के एकदम से सोंगलेन को बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बोलता है, शाओ शिनशन भूल कर भी तुम ये बात दोबारा मत बोल देना, इस कमरे के बाहर कभी ये बात नहीं जानी चाहिए। शाओ शिनशन को घूरते हुए अब सोंगलेन गुस्से में देखता है और बोलता है, तुम्हें पता है ना मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप क्या होता है, तो ये तुम्हें याद नहीं है क्या, तुम्हारा और उस मो श्वानु का क्या रिलेशनशिप था, भूल गए हो क्या, तुम भी तो मो क्लैन के एक स्लेव थे बिल्कुल मेरी तरह। तुम्हें क्या लगता है जो मो श्वानु तुम्हारे साथ करता था वही सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु विवशान के साथ करते हैं। तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो,
तुम्हें नहीं पता, जिस लिंक पेट्रार्क को तुम जैसे हजारों स्लेव गॉड मानकर पूजा करते हो, उसी लिंक पेट्रार्क के अंदर ये पावर, ये सबको मतलब खुश करना या सबसे लड़ जाने की हिम्मत देने वाला कोई और नहीं बल्कि सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु है। तुम्हें क्या लगता है सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु नहीं जानते थे कि लिंक पेट्रार्क क्या करता था? 14 साल की कम उम्र से ही विभूषण अपना नाम बदल के अपने चेहरे पे एक बड़ा सा मास्क लगा के स्लेव्स की जान बचाता था। वो ऐसे स्लेव जिनको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था, बहुत गलत तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जाता था, जिसमें से एक शाओ शिनचैन भी था, जिसे मो शुआन, वो मास्टर मो मतलब एक तरह से मास्टर मो का ही स्लेव था, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था, अपनी फिजिकल नीड्स पूरी भी करता था और उसके साथ बहुत गलत व्यवहार भी करता था, उसे फिजिकली और सेक्सुअली हरास भी करता था। कहीं ना कहीं शाओ शिनचैन को लगता है कि अधिकतर मास्टर ऐसे ही होते हैं, वो वांगजी और विंग के पूरे रिश्ते के बारे में जानता नहीं है, इसलिए वो वांगजी को भी गलत मानता था, जिसे आप सॉन्गलैंड गुस्सा करते हुए याद दिला रहे हैं कि 14 साल का विभूषण ये सब कर पाता था क्योंकि कहीं ना कहीं वांगजी ही सब जानने के बाद भी चुप रहता था। विंग एक टाइम पे इतना फेमस हो गया था पिछले 2 साल में ही, मतलब जब वो 16 साल का होने ही वाला था उससे पहले ही उसने अधिकतर एक पूरी अपनी टुकड़ी बना ली थी इलिंग में, एक छोटी सी जगह, बहुत सारे स्लेव्स को जगह देकर रहने लग गया, मतलब उन्हें सेव करने लग गया था, जिसके बारे में काफ़ी लोगों को पता भी चल गया था। महल में लान कुरैन को ये बात पता चल गई थी और कुरैन तुरंत उस समय उन सारे स्लेव्स को और विंग को मार देना चाहते थे, लेकिन शायद ये लैंड के लोगों ने खुद अपने पैरों पे बहुत बड़ी कुल्हाड़ी कई साल पहले मार दी थी। जब उन्होंने विंग को वांगजी का स्लेव बनाया था तब उनके सपनों में भी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि वो ये कितनी बड़ी गलती कर बैठे। उन्हें लगा था कि वो एक लांग वांगजी को खिलौना दे रहे हैं खेलने के लिए, पर उन्हें क्या पता था वो खिलौना नहीं बल्कि लांग वांगजी की जान है। वो ऐसा इंसान है जिसके लिए लांग वांगजी पूरे लैंड क्लैन को भी बर्बाद कर सकता है। लांग वांगजी की नज़रों में विंग के लिए क्या फीलिंग है, क्या प्यार है और क्या पैशन है, ये कोई जाने ना जाने शिचैन अच्छे से जानते थे। इसलिए शिचैन ने अपने अंकल को रोकने की कोशिश की थी। शिचैन अपने अंकल की हकीकत भी जानते थे, वो ये भी जानते थे कि विंग की मदर के साथ सेक्सुअली ज़बरदस्ती रिश्ते बनाना, जब उन्हें पता चल गया था कि विंग के बर्थ के बाद कि वो ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व हुई थी, तो ज़बरदस्ती कुरैन उनके साथ ज़बरदस्ती करते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। ये सब कुछ करने वाले कुरैन को किसी तरीके से एक मतलब होता है ना, वो किंग बन गए तो उनकी इज्जत संभालने के मारे या किंग की ऐसी हरकत एक स्लेव के साथ करते, ये बात बाहर ना चली जाए, तो काफ़ी सारे सीनियर्स, बुजुर्ग और यहाँ तक कि खुद शिचैन भी बातें छुपाते थे विंग और वांगजी से। लेकिन जब उन्हें सच पता चला था तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आया था और यही कारण था कि कुरैन को तुरंत किंग की पोजीशन से शिचैन ने हटा दिया था विंग और वांगजी की मदद से। विंग और वांगजी उस समय भी बहुत 16 साल के होने के बाद भी इतने स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे कि उनके सामने कुरैन और बाकी लोग टिक नहीं सकते थे, और यही कारण था कि विंग की मदर का प्रॉपर वांगजी ने लास्ट रिचुअल भी अच्छे से किया था, जो स्लेव्स का नहीं होता। स्लेव के मरने के बाद उनकी डेड बॉडी ऐसी फेंक दी जाती थी, उनका कोई रिचुअल्स नहीं होते थे, लेकिन विंग की मदर के सारे रिचुअल वांगजी ने अच्छे से करवाए थे, सब कुछ अच्छे से करवाया था। यहाँ तक कि विंग को जब सच पता चला था कि कुरैन ने उसकी मदर के साथ क्या किया था, तो यहाँ तक कि कुरैन को मारना, कुरैन को टॉर्चर करना और कुरैन को पनिश करने का राइट भी उन्होंने विंग को ही दिया था। कोई नहीं जानता था कि कुरैन को मारने वाले उनके दोनों नेफ्यू नहीं बल्कि एक स्लेव था। वो स्लेव जिसे एक टाइम पे कुरैन ने खुद ही अपने भाई से मस्ती में वांगजी को दिलवा दिया था, वही स्लेव उसकी मौत का कारण बना था। वही स्लेव के प्रति उसके नेफ्यू का प्यार उसके इस दर्दनाक मौत का कारण बना था। कहीं ना कहीं इस आधे से ज़्यादा बातें सॉन्गलैंड जानता था क्योंकि सॉन्गलैंड लान कुरैन का स्लेव था। हाँ, सॉन्गलैंड के साथ वो सेक्सुअली वो सब नहीं करता था क्योंकि उसका इंटरेस्ट लड़कियों में होता था या फिर औरतों में होता था, लेकिन सॉन्गलैंड ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। सॉन्गलैंड को ये भी पता है कि वांगजी चाहे कितना भी लोगों के सामने ऐसा दिखाता हो कि विंग उसका स्लेव है, लेकिन असलियत में विंग वांगजी की जान है। विंग के लिए ही उन्होंने लान कुरैन को मारा, तो विंग के लिए ही उन्होंने इस किंगडम को अपने अंडर लिया। लान कुरैन को मार के तुरंत 18 साल के शिचैन किंग इसी वजह से बने थे क्योंकि वो विंग और उन स्लेव्स को सेव करना चाहते थे। विंग को मतलब एक तरह से मारने की जो किंग बनकर ऑर्डर दिए गए थे, उस ऑर्डर को रोकने के लिए लान शिचैन ही किंग बने थे। यही सच था शिचैन का अपने अंकल को मारने का और 18 साल की उम्र में किंग बन जाने का, जो बात सॉन्गलैंड को पता है और सॉन्गलैंड यही बातें शाओ शिनचैन को बता रहा है और गुस्से में बोल रहा है,
तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुम्हारे जैसा गिरा हुआ वो मोशवानी जैसा मास्टर है हमारे सेकंड प्रिंस ऑफ गोसु। तुम्हें नहीं पता, सेकंड प्रिंस ऑफ गोसु की जान है विभूषण, लेकिन इस सच को भी तो हम टुकनाई नहीं कर सकते। वो है तो मास्टर ऑफ स्लेव। समाज, ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं, वो इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट करेंगे क्या? कभी विभूषण को सम्मान देंगे? तुम और मैं अच्छे से जानते हैं, जब आज हमने मैं पहले कदम ही महल में रखा तो हमारे साथ क्या हुआ। हमें तारीफ़ों के साथ ये भी याद दिलाया गया कि हम एक स्लेव थे। हमें ये बात महसूस करवा दी गई कि ये स्लेव का टाइटल हमारे नाम के साथ जुड़ा हुआ है और रहेगा। कहीं ना कहीं सॉन्गलैंड शाओ शिनचैन के दर्द को महसूस करता है। वो समझ रहा है शाओ शिनचैन क्या फील कर रहा है या क्या कहना चाहता है, और वो इस बात को डिनाई भी नहीं कर सकता। ये दुनिया, ये समाज और लोग कभी भी विभूषण को वो प्यार और रिस्पेक्ट नहीं दे सकते जो शायद लांगवांग जी की नज़रों में है विंग के लिए। इसलिए वो आगे बढ़ के शाओ शिनचैन को गले से लगा लेता है और प्यार से उसकी कमर सहलाने लगता है। कहीं ना कहीं शाओ शिनचैन और मतलब सॉन्गलैंड रिलेशनशिप में है, क्योंकि वो दोनों सेम लेवल पे हैं। वो दोनों स्लेव्स थे, उसके बाद वो दोनों वॉरियर बन गए, लेकिन वांग जी और विंग के रिश्ते में तो बहुत बड़ा अंतर है। वो दोनों के इनका रिश्ता कुछ ऐसा है जिसे समाज में लोग शायद एक्सेप्ट ना करें। कुछ लोग इस रिश्ते से जलते भी हैं, जिनमें से एक आज फिर से अपने घर में आकर सामान तोड़ फोड़ रहा है और अपने बेटे को गुस्से से चिल्ला और चीख रहा है, तुम मेरे नाम पे एक बहुत बड़ा धब्बा हो। तुम उस वॉर में कुछ दिन भी नहीं टिक पाए, और वो विभूषण पूरी वॉर जीत कर आज कैसे आप सबके बीच में आया है। सब उसे कितना सम्मान और इज्जत दे रहे हैं, और मुझे उतनी ही धिक्कार रहे हैं कि मैंने कैसे एक कमज़ोर और एक डरपोक लड़के को जन्म दिया है। ये बोलते हुए जैन फैमिया गुस्से में एक लिवास उसके पैरों में फेंक के मारते हैं, जिससे जांगचन कूद के पीछे जाके खड़ा हो जाता है और उसके सामने एकदम से मैडम यू आ जाती है और बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों बिना बात के अपने बेटे पे इतना गुस्सा कर रहे हैं? सच आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये विभूषण को सब इसलिए फेवर करते हैं क्योंकि वो लांगवांग जी का स्लेव है। आपको भी पता है लांगवांग जी और इसके रिश्ते के बारे में। वो अपने फ़ायदे के लिए लांगवांग जी के साथ वो सब करता है और उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के बिना बात के लोगों से अपनी तारीफ़ें बटोरता है। हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता ना, इसलिए उसको वो ये सब सहता है। कहीं ना कहीं मैडम यू सब चीज़ का इंजाम विंग पे ही लगा देती है। उनके हिसाब से विंग के अंदर कोई खासियत नहीं है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है। वो तो लांगवांग जी के साथ फिजिकल होके अपना मतलब उसका बेनिफिट उठाता है। कहीं ना कहीं जैन फैमिया इस बात पे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते हैं और बोलते हैं, तुमने सही कहा, इस स्लेव और मास्टर का रिश्ता मेरे बेटे की सक्सेस के बीच में आ रहा है और ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मैं जल्द ही ये चीज़ का सॉल्यूशन ज़रूर ढूंढूंगा। पहले लान कुरैन हमारे साथ थे तो सब कुछ हमारे पक्ष से हो रहा था, हमारी बेटी क्वीन भी बन गई, लेकिन जब से ये शिचैन किंग बना है सब कुछ हमारे हाथ से निकल गया। मुझे लगा था मेरी बेटी से शादी होगी तो मेरी बेटी में हमारे फ़ायदे का ही बारे में सोचेगी, लेकिन वो भी एक नंबर की बदतमीज़ निकली। अपने माँ बाप को एक साथ देने की जगह वो हमेशा उस अपने हस्बैंड और अपने ब्रदर इन लॉ का ही साथ देती है। आप अपना कुछ सोचिए। अब मैडम यू जैन फैमिया की तारीफ़ करते हुए बहुत प्यार से उनके पास आके खड़ी होती है और प्यार से उनके मतलब कंधे पे हाथ रखते बोलती है, आप तो कितने नॉलेजेबल हैं, आप कितने सालों से इस लैंडक्लेन को धोखा देके हमेशा अपने फ़ायदे का सौदा कर ही लेते हैं, तो इस बार भी कुछ बड़ा सोचे। मैंने सुना है वैन क्लैन के खुद के लोग इस समय वैन रोहन से बहुत परेशान हैं और वैन रोहन की मतलब भाई के बच्चे हैं जो छुप के वैन क्लैन के बॉर्डर पे ही रहते हैं। आप चाहें तो उनके थ्रू हमें फिर से पावर भी मिलेगी और शायद हम इस विभूषण को भी लांगवांग जी की लाइफ से निकाल सकते हैं। कहीं ना कहीं मैडम यू और जैन फैमिया कुछ बड़ा प्लान करने लगते हैं और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगले दिन ही मैं जैन फैमिया वैन क्लैन के बॉर्डर के पास जाते हैं और जैसा मैडम यू कह रही थी वो बात सच भी निकल जाती है। उनके कुछ गुप्त सूचक उन्हें बता देते हैं कि सचमुच में वैन रोहान से उन्हीं की प्रजा परेशान है। इतना ही नहीं, उनके वॉर जनरल जैसे हम लैंड क्लैन के वॉर जनरल विभूषण हैं, वैसे ही लैंड क्लैन के वॉर जनरल वैन जूलियस भी बहुत ज़्यादा अपने ही राजा से नाराज़ हैं। जिस तरह से उनके राजा उन्हीं की
प्रजा को टॉर्चर करते हैं। उनके राजा के दोनों अय्याश बेटे कुछ भी मदद नहीं करते, प्रजा के बारे में कुछ भी नहीं सोचते और बार बार बिना बात की वो वॉर में उनको ढकेल देते हैं और साथ में उन्हीं के अपने ही लोगों के साथ एक तरह से टॉर्चर करते हैं। ये बातें जानने के बाद मतलब लैन क्लैन के साथ वैन जूलियो और वैन चिंग को मिलाने का एक प्लान बना के जैन फैमिया आज मॉर्निंग कोर्ट में पहुंचे हैं। आज विंग को उस वॉर से लौटे हुए करीबन 7 दिन हो गए, लेकिन 7 दिन में उस दिन से जिस दिन से विभूषण आए थे वो लौट के किसी ने भी विभूषण को देखा नहीं है, क्योंकि वो 7 दिन से लांग वांग जी के साथ उन्हीं की जिनशी में है। आज भी विभूषण शायद जिनशी से बाहर निकल ही नहीं पाते, क्योंकि उनको लांगवांग जी जिनशी से बाहर जाने ही नहीं देना चाहते। 1.5 साल से लांगवांग जी विंग से दूर था। 1.5 साल से वो अपने विंग्स को टेक नहीं पा रहा था, छू नहीं पा रहा था, जान नहीं पा रहा था कैसा है उसका विंग। और जब वापस आया तो अपने शरीर पे घाव लेके आया, वो शरीर जिस पे वांग जी एक निशान एक घाव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। कहीं ना कहीं वांग जी अगर उस दिन उस वॉर से ज़बरदस्ती उसके सारे एक तरह से मिनिस्टर और भाई ना लेकर आते उसके घायल हालत में, तो शायद वहाँ से वापस भी नहीं आता, वो वॉर जोन में ही रहता। लेकिन जब एक होता है ना, जब किंग की फैमिली का कोई पर्सन वॉर में घायल हो जाए तो प्रजा घबरा जाती है, क्योंकि प्रजा को तो पता नहीं होता है कि वॉर की असली सिचुएशन क्या है। वो तो सिर्फ एनालाइज करते हैं, जो खबरें होती हैं, जो बातें उन्हें पता होती है, उसी से उन्हें लगता है कि वो जीत रहे हैं या हार रहे हैं। कोई न्यूज़पेपर भी नहीं होता था उस समय, तो अगर उस समय कोई राजा की फैमिली का या राजा घायल हो जाए तो एक तरीके से प्रजा के अंदर पैनिक आ जाता है, वो बहुत घबराने लगते हैं। उन्हें लगता है शायद उनकी कंट्री हार जाएगी और उसके बाद उनके साथ बहुत कुछ गलत होगा। इस घबराहट में कई बार प्रजा भी छोड़ छोड़ के जाने लगती है और एक तरीके से नेगेटिविटी फैसी फैल जाती है। इसी कारण बिल्कुल भी मिनिस्टर और शिचैन नहीं चाहते थे कि वांग जी वहाँ पे घायल रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वांग जी का घायल होने का मतलब है प्रजा के अंदर डर बैठाना, और इसी कारण वो ज़बरदस्ती वांग जी को लेके आ गए जितना हो सके। इसी कारण किंग की क्लोज की फैमिली वॉर से दूर रहती है, क्योंकि उन्हें पता होता है उनका सही रहना, अपनी प्रजा के सामने ये दिखाना कि उन्हें कोई डर नहीं है, ही प्रजा को हिम्मत देता है। वांग जी तो वहाँ से नहीं आना चाहता था, लेकिन जब उसे ज़बरदस्ती लाया गया तो वो कुछ कर भी नहीं पाया। उसके भाई ने उससे प्रॉमिस किया था कि विंग ये वॉर ज़रूर जीतेगा, और उसे पूरा भरोसा है विंग पे और अपनी सारी सेना पे। सचमुच में वो वॉर जीत भी गए, लेकिन उसके विंग की बॉडी पे जो मार्क थे उससे वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। जब तक वांग जी उस वॉर में था कोई विंग को टच भी नहीं कर पाता था, विंग के आसपास कोई आ भी नहीं पाता था, बल्कि वो ही थे जो वॉर कहने के लिए वो सेकंड प्रिंस ऑफ गोसू था लांगवांग जी, लेकिन वो ही एक वॉर लीडर की तरह या वॉर कहते ना लॉर्ड या वॉर जनरल की तरह बिहेव करता था, क्योंकि वो विंग को कभी सबसे पहले खतरे में डाल ही नहीं सकता था। लेकिन 1.5 साल से हर दिन हर रात विंग उसके दिमाग में था, उसका विंग सेफ है या नहीं उसे पता चलता रहता था। वो रोज़ विंग से थ्रू बटरफ्लाई मैसेज बात भी करता था, लेकिन अपनी आँखों के सामने नहीं था विंग। लेकिन अब जब है तो वो एक सेकंड भी विंग को अपनी आंखों से दूर नहीं कर रहा। इस समय भी वो विंग को अपने सामने अपनी बाहों में लिए हुए बैठा है, जहाँ विंग बिना कपड़ों के उसके साथ बेड पे है, और वहीं वांग जी विंग का मतलब सर अपने चेस्ट पे रख के बहुत प्यार से उसके बालों में उंगलियां फिरा रहा है और साइड में रखे हुए कुछ पेपर पढ़ रहा है। वहीं जब अब नहीं हुसैन बार बार डोर पे नॉक करके परमिशन लेकर अंदर आने की बात करता है, तो वांग जी तुरंत खुद उठता है और विंग को अपने जो बेड के वहाँ ब्लैंकेट थी उसे कवर करके अपनी हानफू सही करता हुआ गेट पे आता है और गुस्से की आवाज़ में नहीं हुसैन को देखता है और बोलता है, मैंने कहा था ना जब तक मैं नहीं कहूँगा कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। माफ़ कीजिएगा योर हाइनेस, बट हमारे सामने मजबूरी थी। आपके ब्रदर ने योर मैजेस्टी ने आपको बुलाया है इस बात पे। अब अचानक से वांग जी जो जानता है इसका ब्रदर खुद मतलब उसे और विंग को डिस्टर्ब करना जल्दी से पसंद नहीं करता, अगर बुलाया है तो वो तुरंत ठीक है बोलकर मुड़ के बाद जाने ही वाला था जब हुसैन अपनी बात पूरी करता है, और आपके साथ में वॉर जनरल विभूषण को भी कहीं ना कहीं विंग और वांग जी को एक साथ बुलाया है। इस बात से वांग जी आप सबको मतलब थोड़ा शौक भी होता है और कुछ बड़ा होने वाला है ये सोचते हुए हमें अग्री करके वहाँ से विंग को रेडी करने के लिए चला जाता है। विंग नॉर्मली ब्लैक कलर के ही हैंडफू पहनता है, क्योंकि ब्लैक कलर के हैंडफू स्लेव्स की पहचान है। पहले सॉन्गलैंड भी यही हानफू पहना करता था जब लैंडक्लैन में थे। लैंडक्लैन के स्लेव्स ब्लैक कलर के हानफू पहनते हैं और रॉयल फैमिलीज वाइट कलर के, बाकी सब लोग कलरफुल डालते हैं, पर ये दोनों तो तय हैं।
जिसके अकॉर्डिंग आज भी विंग ब्लैक कलर के ही हनफू में तैयार होते हैं। वांग जी देखो, विंग के ऊपर ब्लैक हनफू वैसे तो बहुत सुंदर लगते हैं क्योंकि ये कलर विंग का फेवरेट भी है और विंग पे खिलता भी है, लेकिन वो अब विंग को इन हनफू में पता नहीं देखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि विंग उसके हनफू पहने, वो वाइट हनफू जो हमेशा विंग के लिए उसने अपने कबर्ड में बना के रखे हुए हैं। वो बस इंतज़ार कर रहा है उस दिन का जिस दिन वो अब खुल के सबके सामने आकर सबके बीच में अपने विंग को अपना बनाएगा। वो सबके बीच में विंग से शादी करना चाहता था। ये वॉर जो कई सालों से लगातार चल रही थी, इसी वॉर के कारण वो शांत था और उसके ब्रदर ने भी उससे यही कहा था कि वॉर एंड होने के बाद में वो उसके और विंग की शादी के बारे में सोचेंगे। कहीं ना कहीं उस दिन का वांग जी बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहा था, लेकिन आज अचानक से उसके ब्रदर ने उसे और विंग को बुलाया। कहीं ना कहीं ये कुछ अच्छा साइन तो नहीं है। यही सोच के वांग जी विंग के साथ जब बड़े से अपने मॉर्निंग कोर्ट या जहाँ पे रॉयल कोर्ट होता है वहाँ पहुँचता है तो देखता है आज यहाँ हर मिनिस्टर है, काफ़ी सारे छोटे क्लाइंट्स जिन्हें ऑलरेडी उन्होंने टेक ओवर कर दिया है, उनके पुराने सेक लीडर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं, और बीच में दो लोग रेड डार्क मैरून कलर के हनफू में खड़े हुए हैं। ये हनफू वैन क्लैन के हैं। वैन क्लैन का कोई यहाँ आया है, ये देख के वांग जी और विंग दोनों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उनके दोनों की आंखों में कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला है या कोई नई वॉर शुरू होने वाली है, इसका डर भी है। कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते एक और वॉर हो। कई सालों से लैंड क्लैन वॉर में ही तो है। पहले जिन क्लैन से वैन क्लैन की छोटे मोटे घुसपैठियों को तो वो झेलता था, लेकिन एक नई वॉर के लिए शायद वो अभी मतलब एक होता ना, अभी तो वॉर से निकले, क्या दोबारा कोई वॉर ना हो जाए, वो वाला स्ट्रेस भी है। लेकिन सबको इग्नोर करते हुए अब वो भी शिचैन के पास आके खड़े हो जाते हैं। अब शिचैन सबकी तरफ देखता है और बोलता है, आप अपनी बात दोबारा शुरू कीजिए, जो भी बात आप कहना चाहते हैं आप डिटेल में बोलिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा ब्रदर और हमारे वॉर जनरल दोनों आ चुके हैं। शिचैन ये बात खासकर जैन फैमिया को देख के बोलते हैं। जैन फैमिया सोच रहे थे बिना वांग जी और विंग के वो यहाँ पे इन दोनों को लाएंगे, शिचैन के सामने बात रखेंगे, सारे मिनिस्टर्स को मिलकर फोर्स कर देंगे, लेकिन अब वो भी घबरा रहे हैं क्योंकि वांग जी के ऑरा और वांग जी की आदत के बारे में सब जानते हैं। वांग जी से सब लोग थर थर काँपते हैं। असली में इलिंग पिट्राक का नाम ही वी वुशान का है, लेकिन असली खतरनाक ऑरा और खौफ तो हंगवान जुनका है, जो इस खासकर मॉर्निंग कोर्ट में ये मिनिस्टर्स और बाकी सब लोग फील करते हैं, ये ऑफिसर्स। अब दोबारा से जैन फैमिया अपने हनफू ठीक करते हुए आप बीच में आते हैं। अब बोलते हैं, योर मैजेस्टी, आज ये हमारे पास वैन क्लैन के वॉर जनरल वैन जूलियो और पुराने वैन सेक लीडर की बेटी वैन चिंग आई हैं। ये दोनों का यहाँ आने का कारण बहुत बड़ा है। वैन रोहान हमारे जिन क्लैन पे जीत का से बहुत ज़्यादा गुस्सा और घबराया हुआ है। वो हर हाल में अब वॉर स्टार्ट करना चाहता है। पहले से ही वो कई बार हमारे साथ छोटे मोटे वॉर कर चुका है, लेकिन वो हर बार हार के फिर कुछ दिन चुप बैठ जाता था, लेकिन इस बार वो ऐसा चुप नहीं बैठेगा। ये बात बोलते हुए अब जैन फैमिया सबकी तरफ देख रहे हैं, जिनके चेहरे पे सचमुच में अब डर आ गया। एक वॉर अभी ख़त्म हुई और दूसरी की बात हो रही है, ये सोच के कहीं ना कहीं ये मिनिस्टर्स, ये ऑफिसर्स, ये गार्ड्स और एक तरह से कल्टिवेटर्स जो यहाँ हैं वो सब थोड़ा सा परेशान है। कहीं ना कहीं अभी तो इतने सालों की वॉर ख़त्म हुई थी, अब एक नई मुसीबत आ रही है, ये सोच के वो थोड़ा परेशान तो है। लेकिन अगली लाइन जो जैन फैमिया बोलते हैं उससे सबके दिमाग में थोड़ा सा स्ट्रेस कम होता है। पर हम इस वॉर को रोक सकते हैं, हम बिना वॉर करे ही वैन क्लैन को जीत सकते हैं। ये बात बोलते हुए जैन फैमिया बहुत खुश हो रहे हैं। वहीं ये बात सुनते ही एकदम से अब जो बाकी सीनियर्स हैं उनमें से एक सीनियर बोलता है, अगर ऐसा हो सकता है तो आप हमें थोड़ा डिटेल में बताइए मिनिस्टर जैन फैमिया। इस बात पे अब जैन फैमिया वैन जूलियो और वैन चिंग की तरफ देखता है और इशारे में वैन चिंग को ही बोलने के लिए बोलता है। अब वैन चिंग सबसे आगे आती है और बोलती है, अगर किसी को बुरा ना लगे तो ये बात मैं बोलना चाहती हूँ। ये बात सुनते ही एकदम से सबकी नज़रें आप मैजेस्टी यानी किंग की तरफ जाती है, जो इशारे में वैन चिंग को बोलने का इशारा दे देते हैं। वहीं पर्दे के पीछे बैठी ये याली यानी जो क्वीन है वो भी सब देख रही है। किंग बीचों बीच आके पहले प्रॉपर बो करती है शिचैन को, अब बोलना शुरू करती है, धन्यवाद योर मैजेस्टी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। योर मैजेस्टी, ये प्रजा वैन क्लैन की सारी प्रजा
मेरे फादर द्वारा ही बसाई गई थी। एक समय था जब ये सारी प्रजा को मैं खुश देखती थी, मेरे फादर की तारीफ़ें करते हुए देखती थी। लेकिन जब से मेरे फादर की डेथ हुई है, मैंने इस प्रजा को सिर्फ दुख में और दर्द में देखा है। पिछले कई साल से वैन क्लैन जल रहा है, वो अंदर ही अंदर एक ऐसी आग में जल रहा है जिसे जल्दी शांत नहीं करा गया तो पूरा वैन क्लैन बर्बाद हो जाएगा। वैन रोहन को सिवाय अपने और अपने बेटों की अय्याशियों के और के अलावा कुछ नहीं दिखता, पर मुझे सब कुछ दिखता है। मुझे ये भी दिखता है कि अगर वैन क्लैन ने आपसे वॉर करी तो हमारे क्लैन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। मैं अच्छे से जानती हूँ आप लोगों को अभी ये वॉर नुकसान ज़रूर पहुँचाएगी, क्योंकि आप हाल ही में एक बड़ी वॉर करके आए हैं। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ इस वॉर का आखिरी परिणाम आप लोगों की जीत है, लेकिन मैं वो जीत आपको पहले ही देना चाहती हूँ। ये बोल के वैनचिंग एकदम से घुटनों पे आ जाती है और अपना सर नीचे करके अपने दोनों हाथों को आगे फैलाते हुए बोलती है, मैं वैनचिंग जो एक समय पे वैन क्लैन के किंग मतलब की बेटी थी, आज एज अ वैन क्लैन की राजकुमारी खुद आगे से आपके क्लैन के साथ जुड़ना चाहती हूँ। मैं लैंड किंगडम का पार्ट बनना चाहती हूँ। मैं खुद अपने किंगडम को आपके हवाले करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ वॉर होने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा। ये किंगडम आप ही के पास जाएगा, लेकिन इस वॉर की वजह से हज़ारों लोगों की मौतें होंगी। चाहे आपका क्लैन हो या मेरा क्लैन हो, मौत दोनों जगह होगी, नुकसान दोनों को होगा। इससे अच्छा है कि हम शांति से ये समझौता कर लेते हैं। मुझे इस क्लैन को जीत के वहाँ की क्वीन बनने का कोई शौक़ नहीं है। वैन क्लैन की बस मैं शांति और प्रजा की भलाई ही चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके क्लैन के साथ जुड़ना चाहती हूँ। ये बात सुनते ही यहाँ खड़े काफ़ी लोग शौक हो जाते हैं। एक राजकुमारी अपने ही क्लैन से या ये कह सकते हैं अपने ही क्लैन के राजा से बगावत कर कर अपने क्लैन के लोगों के बारे में सोच रही है। कहीं ना कहीं वैनचिंग के लिए उस प्रजा कितनी इम्पोर्टेंट है और वैनचिंग का दिल कितना बड़ा है, यहाँ हर कोई महसूस कर रहा है। ये लड़की सचमुच में बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, क्योंकि वो कितना बड़ा खतरा ले रही है। खुद किंग के खिलाफ जाकर दूसरे किंगडम के लोगों से जाकर जुड़ रही है और उनका साथ देने की बातें कर रही है। कहीं ना कहीं ये बहादुर भी है, इस चीज़ को साफ शो करता है। ये देखकर वहाँ खड़े काफ़ी सारे मिनिस्टर मन में खुश भी हो रहे हैं। वहीं वैनजुलियो भी शांति से पीछे खड़ा है। वो एक वॉर जनरल है, लेकिन उसके सामने उसकी राजकुमारी घुटनों पर बैठकर दूसरे किंग से मतलब रिक्वेस्ट कर रही है। ये देखकर उसे थोड़ा बुरा तो लग रहा है, लेकिन वो जानता है कि उसकी राजकुमारी के लिए उसका ईगो या एक तरह से कहते हैं ना वो क्वीन वाली एटीट्यूड इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट है उसकी प्रजा की खुशी। तो वो भी चुपचाप से अब तुरंत घुटनों पे बैठ जाता है और बोलता है, हमारी राजकुमारी के लिए हमारी प्रजा बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारी प्रजा के लिए हमारी राजकुमारी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारी राजकुमारी का आज ये प्रस्ताव एक्सेप्ट करते हैं तो मैं एज अ वॉर जनरल अपनी सारी सेना को आपके सामने झुकाने को तैयार हूँ, आपके साथ जुड़ने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वैन रोहन की नज़रों में मेरी सेना, मेरी मतलब वॉरियर्स की आर्मी की कोई वैल्यू नहीं है। उसकी नज़रों में हम सब मर भी जाएंगे तो उसे कोई दुख भी नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए मेरे हर एक सेना के मेंबर की वैल्यू है। कहीं ना कहीं जब ये बात वैनजुलियो बोल रहा है तो विंग को भी महसूस हो रहा है कि जो वैनजुलियो बोल रहा है वो गलत नहीं है। विंग खुद एक वॉर से आया है, उसको भी डेली जब भी उसका कोई सैनिक मरता था, घायल होता था, तो उतना ही दर्द होता था, क्योंकि उस सैनिक के परिवार को अब वो क्या जवाब देगा। एक सैनिक की मौत जितना दर्द उसके फैमिली मेम्बर को देती है, उतना ही दर्द उस सेनापति को भी देती है जो उसे अपने भरोसे अपने साथ जोड़ के इस वॉर में लाया था। अब जैसे मतलब वैनजुलियो देख रहा है ना शिचैन को, वैसे ही वो भी शिचैन को एक होपफुल आइस में देखने लगता है। जैसे वो भी नहीं चाहता कि नई वॉर स्टार्ट हो जाए, क्योंकि उसे भी तो फिर सेम तरीके से अपनी सेना के साथ दोबारा वॉर पे जाना पड़ेगा। फिर उस बेचारे को जिस चीज़ से वो अभी आया है लौट के, फिर से वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी। तो वो भी बड़े होपफुल आइस से शिचैन को देख रहा है। शिचैन भी कोई घमंडी अकड़ू राजा नहीं है, वो भी सब चीज़ें समझते हैं। वो तुरंत अपने चेहरे पर स्माइल लेते हैं और बोलते हैं, आप दोनों खड़े हो जाइए। जिसे आप वैनचिंग और वैनजुलियो एक दूसरे की तरफ देख के सीधे खड़े हो जाते हैं। अब शिचैन बोलते हैं, हमें आपका ये व्यवहार बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से आप अपनी प्रजा के लिए सोच रहे हैं, ये देखकर हमारा दिल बहुत खुश हुआ। और सच कहें हम भी यही सोच वाले हैं।
मैं भी बिल्कुल भी अपनी प्रजा को एक नए वॉर में नहीं धकेलना चाहता। कहीं ना कहीं हम ये वॉर जीत भी जाएंगे, लेकिन इस वॉर को जीतने के लिए जो हमें गंवाना पड़ेगा वो फिर वापस नहीं आएगा। मेरे सेना के जो लोग मर जाएंगे, मैं उनकी जीवन फिर कैसे वापस लाऊंगा। इसलिए मुझे ये आपका प्रस्ताव पसंद है, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ आप यहाँ ऐसे ही खाली हाथ मुझसे जुड़ने नहीं आए होंगे। इसके बदले आपको भी मुझसे कुछ चाहिए होगा। क्या मैं जान सकता हूँ यहाँ हमसे जुड़ने के आने से पहले आप लैंडक्लैन से क्या चाहते थे, वो हमें बताइए। कहीं ना कहीं शिचैन किंग है, नहीं वो पॉलिटिक्स और लोगों की सोच के बारे में जानते हैं, तभी तो वो इतने टाइम से इतने अच्छे किंग बने हुए हैं। उन्हें पता है ये ऐसे ही आके तो मिलने की बात करेंगे नहीं, बदले में ये भी कुछ लैंडक्लैन से चाहेंगे, कुछ तो इन्हें फ्लेवर चाहिए होगा। वो फ्लेवर क्या है शिचैन जानना चाहते हैं। ये बात सुनने के बाद अब जैन फैमिली जो इन दोनों को यहाँ लेकर आए हैं, इनके एक तरह से आगे बढ़ के बोल रहे हैं, वो बोलते हैं आपने बिल्कुल सही कहा योर मैजेस्टी, आप जो सोच रहे हैं वो बात सच है। ये यहाँ पर हमसे खाली हाथ जुड़ने नहीं आए, इसके बदले ये पूरा वैनक्लैन हमसे बस एक ही चीज़ चाहता है कि इनकी क्वीन को, या ये कह दीजिए इनकी राजकुमारी को, हमारा क्लैन एक्सेप्ट करे, सम्मान दे और अपने रॉयल कोर्ट में और इस राजमहल में एक अच्छी पोजीशन दें। यानी वो चाहते हैं कि आप अपने भाई रांग वांगजी की शादी क्लैन की राजकुमारी वेंचिंग से कर दें। कहीं ना कहीं ये बात सुनने के बाद बाकी सारे मिनिस्टर्स के तो चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है ये तो बहुत आसान सी शर्त है, ये तो एक कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी अभी वांगजी की कोई शादी भी नहीं, तो अगर वेंचिंग जैसी इतनी अच्छी, इतनी समझदार, इतनी बहादुर और इतनी बड़े क्लैन की राजकुमारी से शादी हो जाएगी तो क्या बुराई है। लेकिन ये बात सुनने के बाद शिचैन के एक्सप्रेशन काफ़ी डार्क और वांगजी का हाथ उसकी बेचैन पर टाइट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वांगजी की फेस को देखकर कोई नहीं बोल सकता कि ये बात उसे कितना गुस्सा दिला चुकी है। उसका चेहरा ज़रूर शांत है, कोल्ड है और एक्सप्रेशन लेस है, लेकिन दिमाग और दिल में तो जैसे एकदम से बम फूट गया हो। उसे ये चीज़ कुछ अजीब लगती है। वहीं एकदम से अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और उसकी आंखों से 2 आंसू टपकते हैं, जैसे उसे पता था ये होने वाला है। आज जब वो लोग यहाँ आ रहे थे, यानी पे वांगजी और विंग, तब उससे कुछ मिनट पहले, करीबन 2 मिनट पहले उसे नी मिंजे ने रोका था और नी मिंजे ने विंग को ये बात बता दी थी। हाँ, नी मिंजे ने विंग को बताया था कि शायद आज वैनक्लैन यहाँ आ रहा है और वो शायद कुछ ऐसा विंग से मांगेगा जो विंग को अब सोचना और समझना है। कहीं ना कहीं विंग चुप खड़े होकर अब अपनी मुट्ठी क्लोज कर रहा है। वहीं शिचैन जब देखते हैं कि उन्होंने वेंचिंग के रिश्ता वांगजी से बोलने की बात की है, तो इस बात पे शिचैन एकदम से बोलते हैं ये छोटी बात नहीं है, ये मेरे भाई की जीवन भर का सवाल है, इसलिए हम कुछ समय चाहेंगे। पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब अचानक से दूसरा मिनिस्टर कूद के आता है, माफ़ कीजिएगा योर मैजेस्टी, पर ये बहुत अच्छा मौका है। वैनक्लैन हमसे कुछ और नहीं, हम बल्कि राजकुमारी वेंचिंग को ही तो हमें अपनाने के लिए कह रहा है, और हमें लगता है इस चीज़ को मना करना बेवकूफ़ी होगी। इस बात पे आप एकदम से शिचैन गुस्से में उसे देखते हैं और उससे पहले वो कुछ बोलते हैं तो नी मिंजे ही बीच में बोल पड़ते हैं, मिनिस्टर आप शांत हो जाइए, ये फैसला हम एकदम से नहीं कर सकते, और आपको लगता है आपको इतना हक है कि आप किंग पे सवाल उठाएं, अभी के अभी इन्हें यहाँ से बाहर निकाला जाए। एकदम से गुस्से में जब नी मिंजे बोलते हैं तो मिनिस्टर अपने घुटनों पे बैठ जाता है और माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन उसके अब माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता है। अब उसकी बात अफेंड हो ही गई है किंग को, तो अब उसे कोई रोक नहीं सकता है। गार्ड तुरंत उनसे खींचते हुए बाहर ले जाते हैं ताकि बाद में उसे पनिशमेंट भी देंगे, लेकिन अभी तो उसे ले जाया गया है। जैन फैमिली थोड़ी हिम्मत करते हुए फिर बोलते हैं माफ़ कीजिएगा रॉयल एडवाइज़र नी मिंजे, लेकिन आप हम लोगों की परिस्थिति समझिए। अभी हम बहुत डर के इन्हें अपने साथ लाए हैं। राजकुमारी वेंचिंग और मतलब वॉर जनरल वैनक्लैन के वॉर जनरल वेंजुलियो इस समय वैनक्लैन वापस नहीं जा सकते। अगर आज हमने इन्हें कोई जवाब नहीं दिया तो फिर ये लोगों का क्या होगा। ये वापस अब अपने क्लैन जा नहीं सकते और हम इन्हें यहाँ कहाँ ऐसे बिना कोई जवाब दिए रोक नहीं सकते। हमें कुछ सोचना पड़ेगा और शायद अभी सोचना पड़ेगा। यंग फैमिली ये बात बोलते हैं तो बाकी सारे मिनिस्टर भी होपफुल आइज से किंग को देखने लगते हैं। बात गलत नहीं है, अभी डिसीजन एकदम से लेना भी कोई ये नहीं है कि उन पर फोर्सफुली अभी लो, लेकिन हाँ जल्दी से जल्दी लिया जाए तो काम जल्दी हो जाएगा। ये बात सोचते हुए अब एकदम से लाइन शिचैन किसी सबको इग्नोर करते हुए सीधा
विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, वॉर जनरल वी वुशान, ये फैसला आपका होना चाहिए। ये बात सुनते ही सब लोग शॉकिंगली अब किंग की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि किंग क्या कर रहे हैं? किंग एक वॉर जनरल से फैसले के लिए कह रहे हैं। फैसला तो किंग लेता है ना, वॉर जनरल तो सिर्फ उसका ऑर्डर फॉलो करता है। और ये वी वुशान, ये तो एक स्लेव है, इसका फैसले की बात। पर शिचैन ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे 3 ही लोग समझ पा रहे हैं, शिचैन और दूसरे वांग जी और तीसरी यानली। कहीं ना कहीं शिचैन अपने भाई का जवाब जानते हैं कि वो वेंचिंग से शादी नहीं करेगा, उसकी लाइफ में विंग ही सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि वांग जी के मुंह से तो हाँ है, पर विंग का क्या? क्या विंग स्लेव है इसी वजह से सिर्फ उसके भाई के साथ है, या क्या वो भी वांग जी के लिए वही चीज़ फील करता है? शिचैन कैसे, मतलब शिचैन को थोड़ी पता है। इसलिए शिचैन ये विंग को पूछ रहे हैं और दोबारा बोलते हैं, हम सब लोग यहाँ बैठ के फैसला ले लेते हैं, लेकिन वो आप हैं जो वहाँ पे उस वॉर को हैंडल करते हैं। आपकी ये आर्मी और वॉरियर्स हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे लिए अपने शरीर पे घाव सहते हैं, पूरे समय लड़ते हैं, घायल होकर भी हमारे लिए लड़ते रहते हैं। इसलिए फैसला तो आपका होना चाहिए। क्या आप चिंदवैन क्लैन से वॉर करना चाहते हैं? वांग जी को इग्नोर करके सीधा विंग अब शिचैन की आंखों में देखता है और बिल्कुल स्ट्रेट वॉइस में बोलता है, नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि अब एक नई वॉर स्टार्ट हो। ये बात बोल के विंग एक बार भी वांग जी की तरफ नहीं देखता और फिर से अपना स्ट्रेट फेस लेके सीधा खड़ा हो जाता है, जैसे एक वॉर जनरल को खड़ा होना चाहिए। और वो सीधा वेंजुलियो की तरफ देखने लगता है, जहाँ वेंजुलियो की आंखों में एकदम से चमक आ जाती है। वेंजुलियो काँप रहा था, डर रहा था, घबरा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर विंग ने मना कर दिया, विंग ने बोल दिया होता कि नहीं हम तो वॉर के लिए रेडी हैं, कर देते हैं वॉर, तो शायद वो रेडी नहीं था, उसके तो बहुत लोग मर जाते। विंग को किससे टकराने में शायद वो भी अपने आप को गंवा देता, अपनी फैमिली से शायद कभी दोबारा मिल भी नहीं पाता। इसलिए उसके मन में एक तसल्ली हुई कि कम से कम अब वॉर शायद ना हो। ये बात सुनने के बाद शिचैन के चेहरे पे हल्की सा दर्द भरी हंसी आ गई और वो अब सीधा होके बोलते हैं, फैसला हो गया, हम वैनक्लैन से वॉर नहीं करेंगे। राजकुमारी वेंचिंग, हम आपसे सबके बीच में डिक्लेयर कर देते हैं कि हम आपकी प्रजा या आप पे वॉर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आपसे मेरा भाई शादी करेगा या नहीं करेगा ये फैसला मैं भी नहीं लूँगा। मैं अपने भाई से के जीवन का फैसला खुद नहीं ले सकता, ये फैसला मेरे भाई का है, यानी ये फैसला हमेशा से प्रिंस लांग वांग जी का है और इसका जवाब वो आपको खुद दे देंगे। और ये बोलने के बाद शिचैन वहाँ से सबको अब इग्नोर करते हुए वहाँ से बिल्कुल बाहर चले जाते हैं। वहीं वेंचिंग और वेंजुलियो को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। यानली समझ गई कि शिचैन ने ऐसा क्यों किया, पर वेंचिंग और वेंजुलियो अब फिर भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आधी तो वो जीत हासिल कर चुके हैं, यानी वॉर ना होने की जीत। बाकी अब वैन रोहान को हराने में ये लोग उनका साथ ही देंगे, तभी तो ये लोग कह रहे हैं कि वो इनसे नहीं लड़ेंगे बल्कि इनके साथ मिलकर शायद वैन रोहान से लड़ेंगे। ये बात अब फाइनल हो जाएगी जब 1-2 बार शायद किंग से दोबारा मीटिंग होगी, लेकिन पहली मीटिंग तो सक्सेसफुल रही, इसलिए ये दोनों खुश है। और यहीं पर रुकने का इनका इंतज़ाम भी किया गया है, जो खुद यानली आगे आके सबको बताती है। अब यानली वेंचिंग से मतलब अपने पास ही एक जगह कॉटेज में रुकती है और उससे मुलाकात भी करती है, जाके मिलती भी है। वहीं कोई पूरा हॉल अब खाली हो गया है, हॉल में सिर्फ एक इंसान खड़ा हुआ है और वो विंग है। वांग जी शिचैन के जाते ही वांग जी भी तुरंत उस हॉल से निकल गया था, लेकिन पहली बार वांग जी ने विंग को अपने साथ ले जाना या विंग को एक बार मुड़ के नहीं देखा। कहीं ना कहीं विंग ने इनडायरेक्टली ये बोल देना कि वो ये वॉर नहीं चाहता, यही बोला है कि शायद वो ये चाहता है कि वांग जी वेंचिंग से शादी कर ले, और इस बात का वांग जी को शायद हर्ट भी हुआ है। वहीं विंग को तो बहुत हर्ट हुआ है, बिल्कुल हॉल में अकेला हो गया था। वो वहाँ से निकल के आज जिंशी नहीं जाकर बल्कि ज़ोर ज़ोर से दौड़ता हुआ सीधा उस पहाड़ी पे पहुँच जाता है जहाँ वो बहुत ज़्यादा कभी अपसेट होता है या दुखी होता है, तब आया था। शायद लास्ट टाइम जब उसकी मदर की डेथ हुई थी तब आया था, और अब उस पहाड़ी पे ज़ोर ज़ोर से चीख के अपने दर्द की मतलब अपने दर्द को बाहर निकालते हुए चीख के रो रहा है। वो जैसे आज अपने सारे दर्द को बाहर निकाल देना चाहता है। वो अपनी लंजा से दूर हो रहा है, वो ये बात महसूस करके किस पेन में है वो बता नहीं सकता है। वो कैसे अब इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा। वो तो जी ही सिर्फ शायद लंजा के ले रहा था,
जब से उसने होश संभाला है, उसके दिल दिमाग मतलब हर किस चीज़ पे सिर्फ लंजा का हक था। लंजा ने कब्जा करा हुआ था और वो उस चीज़ से बहुत खुश था। लंजा ने कभी उसे स्लेव माना ही नहीं था। बचपन में वो उसका दोस्त था, बड़ा हुआ तो शायद लवर था। हाँ, विंग अपने आप को यही तो समझता था। दुनिया के आगे वो चाहे कितना दिखाए कि वो स्लेव और मास्टर का एक रिश्ता मेंटेन करता रहता है, लेकिन दिल में तो वो भी लंजा को अपना लवर मानता था। वो लंजा के उस टच से जो मेल्ट हो जाता था, उसका कारण यही तो था क्योंकि वो लंजा से दिल खोल के प्यार करता था। अपने प्यार को अपनी आंखों के आगे अब किसी और से शादी करना कितनी बड़ी बात है। कहीं ना कहीं ये फैसला भी विंग का ही तो है। विंग को ही तो आज शिचैन ने पूरा हक दिया था। वांग जी से अगर विंग शादी करना चाहता था तो आज साफ कह देता कि वो वॉर करेगा, अपने प्यार के लिए लड़ेगा, लेकिन अपने लंजा को किसी और का नहीं होने देगा। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपनी खुशी से पहले उन प्रजा की खुशी का सोचा जो उसके वॉर में दुखी में होते, उन लोगों का सोचा जो शायद इस वॉर में अपनी जान गंवा देते, उस परिवारों का सोचा जो उन सिपाहियों की मौत के बाद तड़पते रोते। कहीं ना कहीं विंग ने अपनी खुशियों से पहले दूसरों का सोचा। लेकिन दर्द तो उसको हो रहा है ना, दिल तो उसका पेन में है ना, और वो क्या करे, वो कैसे रहेगा अब अपने लंजा के बिना, अपनी आंखों के आगे अपने लंजा को किसी और का होते हुए कैसे देख सकता है। बेचारा विंग ये सब बातें सोच के अब जोर जोर से चीख चीख के रो रहा है। जब उसे किसी के कदमों की आवाज़ आती है, वहीं विंग पीछे देखता है तो कोई और नहीं बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड। दुनिया के आगे ऐसे दिखाने वाला कि विंग से वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, विंग से वो बहुत चिढ़ता है, नी हुसैन था। नी हुसैन अब बिल्कुल विंग के पास आता है और बहुत प्यार से उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, बस करो विंग, तुम अपने आप को बीमार कर दोगे, अपने आप को ख़त्म कर दोगे तो जी कर भी अब मैं क्या करूँ नी हुसैन। फिर मेरा लंजा मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मैं अपने लंजा को किसी और के साथ कैसे देखूंगा। बेचारा विंग जिसकी आवाज़ में बहुत दर्द है, जिसके मुंह से शायद सब निकलने बहुत मुश्किल हो रहा है, जब वो नी हुसैन को ये बोलता है तो नी हुसैन भी उसके दर्द को समझ के तुरंत उसके गले लगा के उसे शांत होने लगता है और बोलता है, मुझे भी नहीं पता था कि तुम्हें कभी ये समय देखना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ विंग। मैं खुद जानता हूँ कि तुम्हारे और सेकंड प्रिंस ऑफ गुसू के बीच में क्या संबंध है। मैं जानता हूँ तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, पर ये सब कैसे हो गया। ये सच है नी हुसैन, ये वो सच है जो शायद मैं, तुम और लंजा तीनों भूल चुके थे। मेरे और इसके रिश्ते का सच, मेरे और उसकी सच्चाई। मैं एक स्लेव हूँ। सेकंड प्रिंस ऑफ गुसू की शादी एक स्लेव से कोई कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो लंजा है, वो सेकंड प्रिंस ऑफ गुसू है, ग्रेट वॉरियर हंगवन जुन है, एक परफेक्ट इंसान है। लंजा में कोई कभी एक कमी नहीं निकाल सकता। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट नेचर, परफेक्ट स्किल, हर चीज़ में मेरा लंजा परफेक्ट है। ऐसे परफेक्ट इंसान के लिए मेरे जैसा एक स्लेव कभी नहीं हो सकता था। मेरे लंजा के लिए तो हमेशा एक परफेक्ट पार्टनर होना चाहिए था, जैसे कि प्रिंसेस वेंचिंग है, एक परफेक्ट प्रिंसेस जो मेरे लंजा की तरह अपनी प्रजा के बारे में सोचती है, जो दिखने में बहुत खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, और सबसे बड़ी बात एक प्रिंसेस है। विंग ये बोलते हुए किस दर्द में है वह नी हुसैन समझ सकता है। नी हुसैन की आंखों में भी अब आंसू हैं, वो भी दर्द भरी आंखों से विंग की तरफ देख रहे हैं, पर वो भी अब कुछ नहीं कर सकता है। ये सोसाइटी ने जो अमीर गरीब, ऊंच नीच, ये जात वो जात का गैप बना रखा है, इसे कोई एक दिन में तो नहीं भर सकता है। चाहे वो कितने बड़े परिवार का हिस्सा हो, लेकिन वो किसी गरीब, किसी सर्वेंट या किसी मेड से शादी करेगा और कोई उसे एक्सेप्ट कर लेगा, ये नामुमकिन है। कहीं ना कहीं नी हुसैन भी ये बात जानता है, और नी हुसैन इसी कारण अब रोते हुए विंग को सिर्फ एक तसल्ली देने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसा ही हाल दूसरी तरफ वांग जी का है, जो रूम में विंग की तरह ही पूरे पेन में है। उसका विंग उसे से दूर होने के बारे में सोच सकता है, उसे किसी और के साथ देख सकता है। इस चीज़ से वांग जी का भी बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है, पर कोई है जो इस महल में आज दुख नहीं बल्कि मुस्कुरा के सामने एक मून को देख रहा है, जिसके पास आप यानली आके खड़ी होती है और बोलती है, आप मुस्कुरा रहे हैं अपने भाई को इस दर्द में देखकर, आपके चेहरे पे हंसी है। ये तो मैंने पहली बार ही देखा है। आप तो अच्छे से जानते हैं कि आज की रात कितनी दर्दनाक है, आज कितना दर्द हो रहा होगा वांग जी को और वी वुशान को। उन दोनों के लिए ये कितनी बड़ी बात थी
मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मेरे फादर इस तरह से वैनक्लेन के लोगों को ले आएंगे और इस तरीके से वेंचिंग की शादी की बात कहेंगे। मैं जितना वेंचिंग से मिलकर आई हूँ या वेंजुलियो के बारे में मैंने सुना है, उन दोनों के दिमाग में ये बात मेरे ही फादर ने डाली है और इस बात से मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वेंचिंग यानली गुस्सा करते हुए बोलती है, यानली अभी वेंचिंग और वेंजुलियो से मिलकर ही आई है। ऑब्वियसली उसी ने वेंचिंग के रुकने की तैयारी की है और एज अ वो प्रिंसेस है तो एज अ क्वीन उसे जाके एक बार मिलना भी था वेंचिंग से, तो इसलिए वेंचिंग से मिलने के बाद यानली गुस्सा करते हुए बोलती है। पर शिचैन अब मुस्कुराते हुए यानली को देखते हैं और बहुत प्यार से उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और बहुत प्यार से उसे देखते बोलते हैं, मेरी प्यारी सी सबसे ज़्यादा स्वीट और सबसे ज़्यादा केयरिंग यानली भी गुस्सा कर सकती है। आज ही मैंने देखा। आप मेरी को इस तरह से बातें करके मत घुमाइए, बल्कि आप मेरी बातों का जवाब दीजिए। आप इतने शांत कैसे हैं? जब मुझे इतना दर्द हो रहा है, मेरा दिल इतना बेचैन है, तो आपके चेहरे पे ये शांति कैसे? मैं यानली की बातों पे अब शिचैन मुस्कुराते हुए यानली की को अब गले लगाते हैं और बोलते हैं, क्योंकि आज जो मैं सुनना चाहता था वही वुशान ने वही बोला। इस बात पे अब यानली एकदम से शॉकिंगली शिचैन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, आप यही सुनना चाहते थे? क्या आप चाहते थे कि हम वी वुशान लांगवांग जी की शादी वेंचिंग से होने के लिए बोले? मैंने कब कहा कि मैं ये चाहता था कि वी वुशान बोले कि वांग जी को वेंचिंग से शादी करना चाहिए, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ उसने वो बोला जो मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा था। वो एक वॉर जनरल है, उसने अपनी वॉर को अपनी खुशियों से ऊपर रखा। उसने अपने से पहले अपनी प्रजा, अपनी आर्मी को, अपने आर्मी मेंबर्स की फैमिली के बारे में सोचा, जो कि उससे मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप क्लियरली बोलिए। आप एक तरफ चाहते हैं कि लांगवांग जी और वी वुशान अलग ना हो, और दूसरी तरफ आप चाह रहे हैं कि विंग ये इस तरह के फैसले करे। हाँ, मैं ये दोनों ही चीज़ें चाहता हूँ। तुमने शायद गौर से समझा नहीं या सुना नहीं, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। वी वुशान ने अपने मुँह से एक बार भी ये नहीं कहा कि वो चाहता है कि वेंचिंग और लांगवांग जी की शादी हो। यानी वो दिल से लांगवांग जी को प्यार करता है, जो बात मैं बहुत दिन से जानना चाहता था कि क्या वी वुशान भी मेरे भाई के लिए वही चीज़ें फील करता है जो मेरा भाई वी वुशान के लिए फील करता था। आज मुझे पता चल गई। आज वी वुशान का इस तरीके से सिर्फ यही बोलना कि वो वॉर नहीं चाहता, इस बात को मेरे दिल को तसल्ली दे चुका है कि वो भी मेरे भाई को चाहता है। पर अब क्या? अब आपके भाई और वी वुशान की शादी कैसे होगी? आप अच्छे से जानते हैं। अब उन दोनों का एक होना तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, बल्कि अब तो वो होगा जो मैं कब से चाहता था। वी वुशान और मेरा भाई दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, पर ये दोनों इस मास्टर और स्लेव के खेल से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ ये दोनों इस पर्दे से और इस फ्रेम से, इस बंद कमरे से, मास्टर और स्लेव की इस जो रिश्ते से बाहर निकलें। मैं चाहता हूँ अब खुलेआम वी वुशान और वांग जी एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। कहीं ना कहीं शिचैन के दिमाग में क्या चल रहा है यानली नहीं समझ पा रही है, लेकिन यानली तो मन में ठान चुकी है। शिचैन चाहे या ना चाहे वो भी अपनी तरफ से एक अटैम्प्ट ज़रूर करेगी। शिचैन क्या सोच रहे हैं उसे नहीं पता, लेकिन वो तो अपनी तरफ से वांग जी और विंग को अलग नहीं होने देगी। इस कारण वो वहाँ से तुरंत अब जितना शिचैन से उसे पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला है, जितना उसके पॉजिटिव दिमाग में घुसा है, उन्हीं चीज़ों को लेकर वो सीधा वांग जी से मिलने चली जाती है, जहाँ सचमुच में वांग जी की हालत बेहाल है। उसने रूम को तो मोड़ दिया है और अब वो एक साइड कॉर्नर में बैठकर, यानी कमरे में कोई रोशनी भी नहीं है, जिससे सिर्फ थोड़ी सी मूनलाइट आ रही है, वहीं कॉर्नर में बैठा हुआ है मुंह नीचे करे हुए। जब यानली अंदर रूम में आती है, अपनी मेट्स को तुरंत सारी लाइट्स जला के और सारा सामान ठीक करने के लिए बोलती है और तुरंत वांग जी के पास आके स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलती है, सेकंड प्रिंस ऑफ गुसू, ये आपने क्या हाल बनाया है? चलिए मेरे साथ, मुझे आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। वहीं यानली ये इस स्ट्रिक्ट वॉइस और ऐसी आवाज़ को देखकर वांग जी कुछ समझ नहीं पाता है, लेकिन वो जरूर तुरंत अपनी जगह से उठ के अपने कपड़े झाड़ के यानली का पीछा करने लगता है। 18 साल की था शिचैन जब यानली और शिचैन की शादी हुई थी, यानी 5 साल पहले, और तब से यानली वांग जी की एक मदर की तरह है। वो पहले दिन से वांग जी को बहुत प्यार करती है। वो वांग जी और विंग को बहुत ज़्यादा केयर भी करती है, उन दोनों का बहुत ध्यान भी रखती है। विंग को तो वो हमेशा आइंग करके वो ही बातें करती है, वांग जी को वांग जी बोलती है, लेकिन वो उसे भी बहुत प्यार करती है। वांग जी
अब यानली को और अपने आप को जब अकेले देखता है तो अपने पर काबू नहीं कर पाता और तुरंत अब यानली को फिर कमर से पकड़ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहीं ना कहीं बिना बोले ही अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने लगता है। अब यानली बहुत प्यार से वांग जी के सर पे हाथ फिराती है और फिर उसके बिल्कुल सामने बैठ के उसके आंसू पूछते हुए कहती है, तुम रो रहे हो आजान? तुम्हें रोना नहीं बल्कि खुश होना चाहिए। आप ये क्या बोल रही हैं? मैं वो बोल रही हूँ जो शायद मैंने भी थोड़ी देर पहले ही जाना है और अब तुम्हें भी जानना चाहिए। तुमने शायद नोटिस नहीं किया ना कि विंग ने क्या बोला था। मैंने सब कुछ नोटिस किया है और यही चीज़ मुझे दर्द दे रही है। विंग मेरे साथ नहीं रहना चाहता। वो चाहता है कि मैं वेंचिंग से शादी कर लूँ। नहीं, वो ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है वॉर ना हो। उसने ये तो नहीं कहा कि तुम वेंचिंग से शादी कर लो। अब अचानक से वही सारी बातें जो अभी शिचैन ने यानली को समझाई, वो सारी बातें अब यानली वांग जी को समझाती है। वो जय वांग जी भी अब मतलब एकदम से जब ये बातें सुनता है तो उसे भी लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं ये बात सही है और अब वो भी एकदम से कॉन्फिडेंस हो जाता है और एकदम से यानली की तरफ देख के स्माइल करते बोलते हैं, मैं विंग को अब वो बातें महसूस करवाऊँगा जो मुझे महसूस हो रही हैं और अब मैं उसके मुंह से वो बात सुनूंगा भी। ये बोलने के बाद अचानक से वांग जी वहाँ से निकल जाता है और यानली के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वांग जी अब वापस जब अपने रूम में आता है तो पहले की तरह उसका पूरा कक्ष सजा दिया गया है। उसकी हर चीज़ पहले की तरह अपनी अपनी जगह पहुँच गई है और साथ में उसके गेट पे अब पहले की तरह न्यूसैन भी आ चुका है। न्यूसैन को देखते ही अब वांग जी अपने स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, विभूषण कहाँ है? जिस बात पे अब न्यूसैन शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है क्योंकि उसे लगा था आज जो विभूषण ने करा है उसके बाद तो लांगवांग जी उसे बुलाएगा नहीं, लेकिन लांगवांग जी उसे बुला रहे हैं। ये देखकर अचानक से न्यूसैन अपनी गर्दन नीचे करते वो अपने महल में है। वो वापस क्यों गया? मैंने कहा था ना जब तक मैं ऑर्डर नहीं दूंगा विभूषण जिनशी से बाहर नहीं जाएगा। हाँ, इससे पहले मैं तुम्हें और इन सारे गार्ड्स को पनिश करूं, विभूषण जिनशी में वापस आ जाए। ये बात सुनते न्यूसैन और वो गार्ड तुरंत विंग को ढूंढने चले जाते हैं और तुरंत विंग को वहाँ लेके आते हैं। विंग शॉकिंगली अब जिनशी के अपने मतलब वांग जी के बेडरूम चैम्बर में घुस रहा है तो देख रहा है कि वांग जी बड़े शांति से अभी भी विंग का वेट कर रहा था। उसके हाथ पीछे की तरफ लॉक है और वो अपने बेड के सामने आगे पीछे राउंड लगा रहा है। अब एकदम से विंग के आते ही वांग जी इशारे में न्यूसैन को पहले की तरह गेट से बाहर ही जाने का इशारा करता है और पहले की तरह इशारा कर देता है कि साइलेंसिंग स्पेल लगा दो, जो हमेशा न्यूसैन का काम है विंग को यहाँ छोड़ते ही लगाने का। वो वैसे ही चढ़ देता है। न्यूसैन को समझ नहीं आता है कि अंदर क्या होगा। वहीं विंग भी घबराया हुआ खड़ा है क्योंकि उसे लगा कि वांग जी उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन वांग जी आगे आता है और तुरंत विंग का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिसे विंग शॉकिंगली अब वांग जी से जाके टकरा जाता है और बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखने लगता है। अब वांग जी बहुत प्यार से विंग के चेहरे को देख रहा है, उसकी उन सूजी आंखों को देख रहा है, जिससे साफ पता चल रहा है कि ये बंदा बहुत बुरी तरह से रो के आया है। आंखें पूरी लाल है, चेहरा बिल्कुल लाल है। रोने के बाद जब फेयर स्किन पे एकदम से नाक और गाल थोड़े रेड से हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही रेड है। और कहीं ना कहीं वांग जी शायद मन में ये विंग की इस हालत को देखकर, इन सूजी आंखों को देखकर बहुत खुश होता है। वही इसका मतलब ये है कि कहीं कोने में बैठ के वांग विंग भी रो रहा था, जो कि उसे बहुत खुशी देता है। और तुरंत विंग के कमर पे हाथ रख के उसे बहुत अपनी तरफ पेशेंटली खींच के और उसके फेस पे दूसरे हाथ से फिंगर फेर घुमाते हुए कहता है, तो तुम चाहते हो कि वॉर ना हो? इस बात पे विंग तुरंत अपनी गर्दन हाँ की तरफ हिलाता है, जिसे गर्दन हिलाने में भी उसके दिल में इतना दर्द हो रहा है और इतनी भारी लग रहा है, उसे ये हाँ करना वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। पर वांग जी महसूस कर रहा है उस हार्ट बीट को, उस दर्द को जो विंग के अंदर है। विंग उसके साथ तब से है जब वो शायद 1 साल का होगा और हर चीज़ विंग के बारे में वांग जी जानता है। तो वो ये जानता है कि विंग की ये हाँ कितनी दर्द भरी है। इसलिए वो अब बोलता है, तुम्हें वॉर नहीं चाहते? क्या तुम चाहते हो कि मैं राजकुमारी वेंचिंग से शादी कर लूँ? अब जब वांग जी तुम्हारा विंग से ये सवाल पूछता है तो विंग कुछ नहीं बोल पाता। वो एकदम बुत बना हुआ वांग जी की तरफ देख रहा है। और वांग जी जब देखता है कि इस बार विंग ने गर्दन हाँ में भी नहीं हिलाई तो उसे चेहरे पे एक विक्ट्री स्माइल आ जाती है।
एक कनिंग सी स्माइल उसके चेहरे पे आ जाती है और वो बिना मौका गवाए अविंग को तुरंत अपने बेड पे पैशनेटली धक्का दे देता है और उसके ऊपर आके अब उसके हानफू की लेयर खोलते हुए उसे देखने लगता है। और दूसरी तरफ उसके मतलब सारे अब बॉडी से हानफू गायब करके अब वो अपने हाथ से विंग की बॉडी को एक्सप्लोर करने लगता है और घूरते हुए बोलता है, तुम चाहते हो जिस तरीके से इस समय मैं तुम्हें टच कर रहा हूँ मैं ये राजकुमारी वेंचिंग के साथ करूँ। विंग को एकदम से ये बात सुन के बहुत शार्प पेन होता है उसके दिल में, जैसे एकदम से किसी ने बहुत ज़ोर से तलवार घुसा दी हो। अवांग जी विंग की आंखों के इस पेन को देखकर और ज़्यादा खुश हो जाता है। अब वो विंग की बॉडी से के निपल्स पे आकर उन निपल्स के साथ वो अपनी फिंगर से खेलने लगता है। इसे विंग के मुंह से हल्की सी आवाज़ निकलती है। अवांग जी दोबारा से विंग के कानों के पास आता है और फिर से बहुत सेडेक्टिव आवाज़ में बोलता है, ये आवाज़ जैसे तुम मेरा नाम लेते हो, क्या तुम चाहते हो कि वेंचिंग भी सेम ऐसे ही मेरे नाम की मॉर्निंग करे? क्या तुम चाहते हो राजकुमारी वेंचिंग को भी मैं इसी तरीके से टच करूं? जैसे ही विंग ये सुनता है तो अब उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो एकदम से वांग जी को पहली बार खुद पेशेंटली फ्लिप कर देता है और घुर घुर के देखने लगता है, जैसे कि वो जानना चाहता है वांग जी उसके साथ कर क्या रहा है, वो उसको महसूस क्या करवाना चाहता है। वहीं वांग जी अचानक से विंग जब उसके ऊपर आ जाता है ये देखकर तुरंत विंग की हाथों को पीछे की तरफ टाइटली फोल्ड कर देता है और घुर घुर के विंग को देखते हुए बोलता है, भूलो मत अभी भी मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम मेरे स्लेव। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? और ये बोल के अब विंग को गुस्से में फ्लिप करके वांग जी दोबारा बेड पे लाके और उसके दोनों हाथ ऊपर करके जवाब दो गुस्से में से देखता है, उसका फेस ऊपर करता है कि मैं जिस तरीके से तुम्हें किस करता हूँ वेंचिंग को किस करूँ, जिस तरीके से मैं तुम्हें प्यार करता हूँ वेंचिंग को प्यार करूँ, जिस तरीके से जब मैं तुम्हारी बॉडी में आता हूँ ये सब मैं वेंचिंग के साथ करूँ। क्या तुम चाहते हो कि वेंचिंग मेरे नाम की वैसे ही मॉर्निंग करे जैसे तुम करते हो? विंग को जब वांग जी ये बात बोल रहे हैं तो विंग उन सारे सिचुएशन को इमेजिन करने लगता है कि उसकी जगह इस समय वेंचिंग है, यही सब कुछ वो वेंचिंग के साथ कर रहा है। और ये इमेजिन होते ही विंग के अंदर जैसे एकदम से दर्द का एक उबाल सा आ जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है, उसकी आंखों से ज़ोर ज़ोर से आंसू बहने लगते हैं। वो दर्द जो शायद वो वांग जी के सामने बिल्कुल नहीं दिखाने लगता वो अचानक से आज दिखा देता है। आज विंग रोने लगता है, आज विंग रो रहा है और वो जैसे ही रोने लगता है बिना हाँ या ना करे वो बस रोने लगा ये देखकर वांग जी के हाथ भी उसकी मतलब उसके हाथ से छूट जाते हैं। अब विंग रोते हुए वांग जी से खुद जैसे वांग जी से थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करता है ना, हाथ छोड़ के खुद वांग जी को खींच के उसे गले लगा लेता है और रोते बोलता है, नहीं नहीं लंजा, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं सोच भी नहीं पा रहा, तुम और राजकुमारी वेंचिंग। बेचारा विंग बस यही बातें बोलता है लेकिन इससे आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाता, वो बिल्कुल नहीं चाहता, वो बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकता उसका लंजा ये सब किसी और के साथ करे। इस चीज़ से उसे जो दर्द हो रहा है वो कैसे बताए बेचारा, जो चीख चीख के रोने लगता है। तो वांग जी अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करता और वो विंग को फ्लिप करके उसके ऊपर आ जाता है और बहुत प्यार से उसकी आंखों के पास किस करता है, उसके वो आंसू को जैसे वो किस करके पीना लगता है और फिर बहुत प्यार से विंग की मतलब फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है, बोलता है, तो मुझे देखो विंग, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें पता चलेगा कि मैं भी ऐसा कभी किसी के साथ नहीं कर पाऊँगा, तुम्हारे ये जगह मैं कभी किसी को नहीं दे पाऊँगा। तुम मेरे विंग हो और मैं सिर्फ तुम्हारा लंजा, मैं सिर्फ तुम्हें अपने पास चाहता हूँ। मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे लिए मेरे दिल में ये जो प्यार है कभी किसी को नहीं दे पाऊँगा। तो मत दो लंजा, मैं तुमसे कभी कह नहीं पाया पर मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊँगा लंजा, मैं नहीं देख पाऊँगा। मुझे लगा था कि शायद मैं इस वॉर को रोककर बहुत खुश होऊंगा पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है लंजा, मुझे तुम्हें किसी और के साथ सोच के भी दर्द हो रहा है। मैं वॉर करने के लिए तैयार हूँ, मैं अकेले वॉर करूँगा, मैं पूरी प्रजा के बिना वॉर करूँगा, मैं अकेले जाकर उस वैन रोहन को और उसके बेटों को मार दूँगा, लेकिन मैं तुम्हारी शादी वेंचिंग से नहीं होते हुए देख पाऊँगा लंजा। आई एम सॉरी लंजा, मैं एज अ स्लेव इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ पर मैं तुम्हारी शादी इससे पहले विंग को अपनी बात पूरी करता वांग जी उसके लिप्स को कस के पैशनेटली किस करने लगता है, जैसे वो भी विंग को यही बताना चाहता है कि वो भी नहीं कर सकता
वो भी विंग की जगह किसी को नहीं दे सकता। वो भी बहुत दिन से विंग के मुँह से यही तो सुनना चाहता था। उसे लगता था कि विंग उसके साथ ये फिजिकल हो रहा है, ये सब कुछ जो भी कर रहा है वो इस वजह से कर रहा है क्योंकि वांग जी ने उसे कहा था। वांग जी नहीं तो आगे बढ़ के उससे उसकी वर्जन नहीं मानेंगी, और उस दिन के बाद से वो हमेशा उसके साथ खुद आगे से आके फिजिकल होता था। विंग तो कभी उसके साथ उस तरीके से नहीं हुआ, कभी विंग ने इनिशिएटिव लिया ही नहीं। विंग ने कभी उसे कोई इशारा दिया ही नहीं कि वो विंग उसे प्यार करते हैं। लेकिन आज जब विंग खुल के कह रहे हैं कि वो वांग जी को प्यार करता है, उसके साथ रहना चाहता है, बल्कि उसके चक्कर में अकेले जाकर लड़ने को तैयार है बिना किसी मतलब सेना के, तो ये बात तो अब उस वांग जी को वो खुशी दे रही है जो वो शब्दों में नहीं बयान कर सकता। इसलिए वो इस किस से, अपने पैशन से, अपने प्यार से ही जता रहा है। अब वो दोबारा से विंग को प्यार कर रहा है, उसे किस कर रहा है, और हर बार आई लव यू विंग कर रहा है। हर एक किस जो उसकी बॉडी पे इस समय वांग जी कर रहे हैं, उसके साथ वो अपना प्यार भी इजहार कर रहा है, और सेम तरीके से उसकी हर एक किस के बाद आई लव यू का रिस्पॉन्स भी विंग कर रहा है। आज विंग उल्टा कर रहा है, आज विंग तुरंत वांग जी को फ्लिप करता है, और आज वो है जो इस प्यार को इनिशिएटिव ले रहा है। आज विंग वांग जी की हर एक बॉडी पार्ट को खुद एक्सप्लोर कर रहा है, उसे प्यार कर रहा है, उसे बता रहा है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। वांग जी भी विंग के इस प्यार को आज महसूस करके बहुत खुश है। फाइनली इस मास्टर और स्लेव की प्यार ने अपने एक दूसरे को प्यार एहसास कर ही दिया, जो शिचैन सोच भी रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राज चैन फैमिली अभी बहुत खुश है। वो रात में सोच रहे हैं कि वो जीत गए। कल वेंचिंग और दोबारा से जब मॉर्निंग कोर्ट होगी या रॉयल कोर्ट होगी तो वेंचिंग और मतलब वेंजुलियो दोबारा से वही मिलेंगे और दोबारा से मीटिंग होगी ना कि भाई अब बता दो क्या है लांग वांग जी का फैसला, या कल लांग वांग जी फैसला भी दे सकता है। तो उसके बाद विंग और वांग जी का रिलेशनशिप टूट जाएगा। वो इस चक्कर में खुश हो रहा है बिना ये सोचे और समझे कि आगे अब जो होने वाला है उसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं है। कल मॉर्निंग कोर्ट से पहले वांग जी विंग को ऐसे ही अपने बेड पे सोता हुआ अपने प्यारे से बनी को उसके माथे पे किस करने के बाद सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही वेंचिंग से मिलने चला जाता है। वो वेंचिंग से मिलके साफ साफ उसे बता देता है कि वो उससे शादी नहीं करेगा, जिसके बाद वेंचिंग को भी थोड़ी सी सैड हो जाती है। लेकिन हाँ, उसे भी कोई वांग जी से प्यार नहीं था, वो तो सिर्फ अपने प्रजा के लिए ये सब कर रही है। लेकिन उसे ये लगता है कि अगर वांग जी मना कर देगा तो कहीं वेंजुलियो को बुरा ना लग जाए, क्योंकि ऑब्वियसली वो सब लोग क्यों जुड़ेंगे लैंड क्लैन से, उनको भी तो उनकी प्रिंसेस की थोड़ी सी रिस्पेक्ट चाहिए। अगर उनकी प्रिंसेस इतना अपनी ईगो को साइड में रख के दूसरे क्लैन में जाकर खुद समझी के लिए बोल भी रही है तो कम से कम उस बदले में उनकी प्रिंसेस को भी तो कोई रिस्पेक्ट या कोई पोजीशन ये क्लैन में मिले। मेरे दिमाग में ये सवाल तो चल रहे हैं, लेकिन वो इन सवालों को साइड में रख के अब उस रॉयल कोर्ट की तरफ चली जाती है जहाँ बाकी सब लोग भी पहुँच चुके हैं। रॉयल कोर्ट में एज यूजुअल सब लोग हैं और आज विंग और वांग जी भी हैं। आज विंग और वांग जी कोई सैड होके अलग नहीं खड़े, बल्कि आज वांग जी विंग का हाथ चौड़े में पकड़ के आज मॉर्निंग कोर्ट में एंटर कर रहे हैं, जिसे देखकर काफ़ी लोग शॉक हैं। एक स्लेव का या ये बोल दीजिए वॉर जनरल का हाथ इस तरह से उनके सेकंड प्रिंस ऑफ गोसू पकड़ के एंट्री कर रहे हैं, ये देख के कुछ लोग शॉक हैं। लेकिन शिचैन के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल है, जैसे वो यही चाह रहे थे जो पर्दे के पीछे होता था आज खुले आम हो रहा है। आज वांग जी और विंग खुलेआम एज अ कपल इस हॉल में आ रहे हैं, जिसे देख के कुछ शौक है तो कुछ खुश है, जिनमें से एक नीमिंजे भी हैं जो बहुत खुश है। क्वीन है यानी याली जो पर्दे के पीछे है और बहुत खुश है। वहीं अब शिचैन स्माइल करते हुए वांग जी और विंग की एंट्री पे शांत है। वहीं अब वांग जी और विंग सामने आके खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे मतलब एक तरीके से इस समय सब लोगों के बीचों बीच आप एकदम से शिचैन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, वांग जी अच्छा हुआ तुम समय पे आ गए, मैं भी किसी को तुम्हें बुलाने ही भेज रहा था। आज फैसला तुम्हें लेना है। कल हमने वॉर जनरल से तो पूछ लिया था, इन्होंने साफ कह दिया था वॉर नहीं होनी चाहिए, पर अब तुम्हारा बारी है। तुम बताओ क्या तुम ये शादी करना चाहते हो? क्या तुम राजकुमार वेंचिंग से शादी करोगे? जब वांग शिचैन खुलेआम वांग जी से अब पूछते हैं तो वांग जी भी आज भी ना डरे खुलेआम बोलता है, नहीं ब्रदर मैं ये शादी नहीं करूँगा। जैसे ही अब वांग जी मना करता है तो सारे मिनिस्टर एकदम से अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। वहीं वेंजुलियो के भी चेहरे पे एकदम से एक अजीब सा डर और गुस्सा आ जाता है। वहीं वेंजुलियो के गुस्से और डर को इग्नोर करता हुआ अब जैन फैमिया अपने ऊपर कंट्रोल ना करके बोलते हैं, ये आप क्या बोल रहे हैं सेकंड प्रिंस ऑफ गोसू, आप राजकुमारी वेंचिंग से मना कैसे कर सकते हैं? आपको पता है आपके मना करने से हमारी प्रजा को, सेना को, लोगों को कितना नुकसान होगा। इस बात पे अब वेंचिंग के मतलब सपोर्ट में वेंजुलियो भी आ जाता है और बोलता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप इस समय
इस तरीके से मना करके आप हमें और हमारी राजकुमारी को भी खतरे में डाल रहे हैं। हम आप ही के भरोसे यहाँ आए थे और आप आखिरी समय ऐसे मना क्यों कर सकते हैं? कहीं ना कहीं जब सब लोग ये बात बोलते हैं तो अब लान शिचेन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करते और अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलते हैं, अभी फैसला नहीं हुआ तो आप सब लोग मेरे भाई को प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। इस बात पे अब शायद जो जियांग फेमिया बहुत घबरा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अब मना हो गई तो सबसे पहले वो ही फंसेगा, क्योंकि वैन रोहान के अगेंस्ट आके वैन जूलियो को और वैनचिंग को वो यहाँ लेके आया है, और अगर ये बात गलती से वैन रोहान को पता चल गई तो सबसे पहले वैन रोहान उसे ही मार देगा। तो वो एकदम से घबरा के बोलता है, माफ़ कीजिएगा योर मैजेस्टी, लेकिन ये फैसला हम सबका होना है, हम सबकी ज़िंदगी का है, तो हमें तो गुस्सा आएगा ही ना। लेकिन प्रिंस ऑफ गुसु सिर्फ राजकुमारी वैनचिंग की इंसल्ट नहीं कर रहे, बल्कि हम सबको खतरे में डाल रहे हैं। इस बात पे कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन वैनचिंग एकदम से बोलती है, माफ़ कीजिएगा मिनिस्टर जैन फेमिया, पर मुझे तो लग नहीं रहा कि राजकुमार मतलब रांगवांग जी मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, बल्कि वो उन्होंने मुझे सब कुछ सच बता दिया है। क्या सच बताया उन्होंने आपको जो आप इस तरीके से शांत खड़ी हैं? अब वैन जूलियो भी थोड़ा परेशान होता है, राजकुमारी आपको नहीं पता ये इनका मना करना सचमुच में हमारे पूरे क्लैन की और हमारी एक इंसल्ट ही है। अब हम क्या करेंगे, आप ये भी तो सोचिए। जब वैन जूलियो इस तरीके से बोलता है तो अब लांगवांग जी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करता। अब बोलता है, मैंने राजकुमारी वैनचिंग को सच बता दिया है और मैं अब फिर से सबके सामने सच बता रहा हूँ। ये सच कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। मैं वॉर जनरल विभूषण से प्यार करता हूँ और मैं सिवाय विभूषण के कभी किसी और को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। कहीं ना कहीं आज वांग जी खुलेआम सबके बीच में वो विंग से प्यार करता है, ये बात एक्सेप्ट कर लेता है। उसने वैनचिंग को ये बात बताई थी, लेकिन जब अब वैन जूलियो ने पूछा कि वो क्या सच है तो वांग जी ने झूठ ना बोल के या ये बोल दिया कुछ छुपाया ही नहीं। जब सबके सामने सच बोला तो सब लोग शॉक हो जाते हैं, सब बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रहे हैं, ये क्या हुआ। वहीं शिचेन के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और यही बड़ी स्माइल याली और नी हुसैन और नी मिंजे के चेहरे पर भी है। इस बात पे अब एकदम से तड़कमलाता हुआ जैन फेमिया बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं? आप एक स्लेव के लिए हम पूरे के पूरे क्लैन को इतने बड़े खतरे में डाल रहे हैं, आप होश में भी हैं? अचानक से जैसे ही जियांग फेमिया ये बोलते हैं तो अब गुस्से में चीख कर उनका नाम लेने वाला कोई और नहीं बल्कि वो किंग थे। रान शिचेन गुस्से में बोलते हैं, मिनिस्टर जैन फेमिया। एकदम से अब जैसे ही किंग गुस्से में आ गया और स्टेज पे वो जब तक बैठे हुए मुस्कुरा ही रहते, एकदम गुस्से में लाल अब खड़े हो गए। तो ये देखकर बाकी सारे के सारा मतलब मॉर्निंग कोर्ट में जितने लोग थे वो सब अपने घुटनों पे आके शांति से सर झुका लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब किंग गुस्से में है और वो किसी को के ऊपर भी कुछ भी अटैक कर सकता है, यही बोल दो जो ऑर्डर दे सकता है, इसलिए सब लोग सर झुका लेते हैं। अब एकदम से लान शिचेन बोलते हैं, मैं एक शांत किंग हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब लोग जो चाहे वो का फैसला लेंगे। ये किंगडम मेरा है और आखिरी फैसला मेरा होगा। मेरी आंखों के आगे आप मेरे भाई और उसके प्यार के बारे में गलत बोल रहे हैं और आपको लगता है कि मैं बर्दाश्त करूंगा? जैन फेमिया, मैं पिछले कुछ दिनों से आपकी बहुत सारी बदतमीजी एक्सेप्ट कर रहा था, क्योंकि आप मेरी वाइफ मेरी क्वीन के फादर हैं, लेकिन आप ये मत भूलिए कि मैं आपकी गलतियां और बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको क्या लग रहा है, आप क्या ये मेरे भाई और उसके लवर का गलत बोलना मैं एक्सेप्ट करूंगा? अभी के अभी मैं जियांग फेमिया से सारी मिनिस्ट्री छीनता हूं और अभी के अभी इन मिनिस्ट्रीज को मैं सही इंसान को देने के लिए बोलता हूं। दूसरी बात, मुझे मेरी प्रजा के बारे में और उनके हित के बारे में सब कुछ पता है और इसीलिए मैंने और राजकुमारी वैनचिंग ने पहले ही कुछ फैसले लिए थे जिसके का आप सबको इंतजार करके सुनना चाहिए था। आप लोग राजकुमारी वैनचिंग को और मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, आपस में बोलते लड़ते जा रहे हैं। इस चीज़ की सज़ा तो आपको जरूर मिलेगी। जिसने मेरे भाई और राजकुमारी वैनचिंग के बीच में रोकने की कोशिश की थी, उन सबको अभी के अभी मैं पेनल्टी लगाता हूँ। उन सब के घरों से अब मैं 100 गोल्ड कॉइन्स लूँगा और इसके बाद मैं बाकी सब लोगों को जो भी यहाँ मिनिस्टर की पोजीशन पे हैं, आज के बाद मेरे भाई या उसके होने वाले हस्बैंड विभूषण के बारे में गलत बोलते हुए सुना तो मैं
ये उसे ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि उसकी वो और उसकी फैमिली उसे भूल नहीं पाएगी। कहीं ना कहीं इतने गुस्से में अब शिचैन जब सबको डरा देते हैं तो कोई कुछ बोल नहीं पाता। जो बीच में एक दो मिनिस्टर बोल भी रहा था, उनकी तो जैसे बॉडी से आत्मा ही निकल गई हो। 100 कॉइन कहाँ से लाएंगे वो भी गोल्ड के। कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोच के उन लोग वो घबरा रहे हैं, क्योंकि अब उनका पूरे जो भी उनकी सेविंग है, ज़मीन है, सब बिक जाएगा, तब भी वो इतनी बड़ी पनिशमेंट को नहीं सह पाएंगे, मतलब सह पाएंगे। इस पनिशमेंट के कारण बाकी सब लोग भी घबरा रहे हैं। भूल कर भी अब कोई गलती से भी लावांगी या वी उशान के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि किंग अपने भाई और उसके होने वाले हस्बैंड के लिए कितने प्रोटेक्टिव है। अब बाद में शिचैन जब देखते हैं सब लोग अब थोड़ा सा मतलब मामला सुधर ही गया, तो वो बोलना शुरू करते हैं कि वो वैनचिंग से शादी करेंगे। हाँ, वो वैनचिंग को एज अ सेकेंड वाइफ लेंगे। लेकिन हाँ, वैनचिंग और उनकी और यानली के बीच में ये बात हो गई है। यानली ने वैनचिंग से बात करके पता कर लिया कि वैनचिंग को किसी हस्बैंड की प्यार की रिक्वायरमेंट है नहीं। वो तो जीवन भर तक कुंवारी रहकर अपनी प्रजा की सेवा करना चाहती थी, तो उसे एक हस्बैंड के नाम का बस टाइटल ही मिलेगा। शादी के बाद वैनचिंग ने क्लियरली वैनचिंग मतलब यानली से बोल दिया है कि वो वापस अपने ही क्लैन यानी वैन क्लैन में ही जाकर रहेगी, अपनी प्रजा की सेवा करेगी। कहीं ना कहीं इस बात से यानली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसके वो लड़की उस टाइप की थिंकिंग वाली है ही नहीं कि उसे भैया शादी करनी है, प्यार करना है, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से दूसरी शादी करने के लिए। उसकी नज़रों में तो अपनी ये शादी सिर्फ एक समझौता है, एक तरीके से एक ऐसी कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज जिससे वो अपनी प्रजा को सेव करेगी। वहीं वैनचिंग की शादी जब सीधा किंग से हो रही है, इस चीज़ से शायद वैन क्लैन के लोगों को और कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु तो से शादी मिल करके उन्हें क्या ही मिलेगा, लेकिन एक बार किंगडम के एक तरह से किंग से सबसे बड़े मतलब एक तरह से पोजीशन है उनकी, उस इम्पीरियर से शादी हो रही है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सोच के अब वेंजुलो भी खुश हो जाता है। बाद में जो मिनिस्ट्री अब जियांग से छीनी गई है वो सबको दे दी गई है। नया वॉर एक तरीके से वांगजी और विंग की जब शादी हो जाएगी तो वॉर जनरल विंग नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर वॉर जनरल जो होते हैं वो तो फिर महल में नहीं रह सकते ना, वो तो हमेशा बॉर्डर्स पे रहते हैं, वॉर बेस पे रहते हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग्स चलती है वहाँ रहते हैं, तो वो कैसे फिर रहेंगे। इसी कारण वॉर जनरल की पोजीशन अब सॉन्गलैंड को दे दी गई है। वहीं विंग को मिनिस्ट्री ऑफ वर्कर मिनिस्टर बना दिया गया है। अब वो सिर्फ शादी मतलब रामजी के सिर्फ हस्बैंड नहीं, बल्कि अब वो एक मिनिस्टर भी हैं। दूसरी मिनिस्ट्री जो है वो वैन क्लैन की साइड से वेंजुलियो को दे दी गई है। जियांग से उन जब मिनिस्ट्री छीन ली गई थी तो जियांग फैमिली ने बहुत नाटक किए थे। ऊपर से मैडम यू को जब पता चला कि सिवाय सिर्फ मिनिस्ट्री नहीं छीनी बल्कि अब क्वीन की कंपटीशन में वैनचिंग आ गई है, तो उन्हें भी बहुत बुरा लगा। उनकी बेटी की लाइफ में एक सौतन आ गई है, जिस चीज़ से उन्हें और ज़्यादा अपनी बेटी के लिए चिंता हो गई। कहाँ वो पहले अपने बेटे को एक अच्छी पोजीशन पे देखना चाहते थे, और अब कहाँ वो खुद मिनिस्टर नहीं रहे, बल्कि अब उनकी बेटी के मतलब लाइफ में भी कोई और आ गई है। वैसे भी वैनचिंग और यानली के बीच की बातें किसी और को नहीं पता, लेकिन वैनचिंग ने जैसा कहा था उस वादे को निभाया। उसने सिर्फ शिचैन से शादी करी और वो तुरंत वहाँ से अपने क्लैन ही चली गई। क्लैन पे यानी वैन क्लैन पे अब इतने बड़े बड़े वॉरियर का सपोर्ट के कारण 2 मिनट नहीं लगी वैन रॉन को बंदी बनाने में। उसी की सारी मतलब जो भी आर्मी थी उसी ने अपने किंग को खुद बंदी बनाया, और बाद में सबके बीच में वैन रॉन और उसके दोनों बेटों की जान ले ली गई, ताकि मतलब कोई आगे फ्यूचर में टेंशन ही ना रहे। और उसके बाद उस प्रजा को संभालने के लिए उसी महल में जहाँ पे पहले वैनरॉन रहता था वहाँ पे वैनचिंग रहती है प्रजा को संभालने के लिए। वैनचिंग उस दिन के बाद से कभी भी शिचैन से मिली नहीं। शिचैन उसे एज अ वाइफ हमेशा पैसे भेजना, मदद करना, वो सारे काम करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये रिश्ता सिर्फ नाम का था। और कहीं ना कहीं यानली से जितना शिचैन प्यार करते हैं, यानली जानती है शिचैन कभी उसकी पोजीशन या उसका प्यार किसी और को शेयर नहीं करेंगे। जैसा वांगजी ने विंग को सबके सामने एज अ प्यार लवर एक्सेप्ट किया, ये देखकर शाओ शिनचैन के मन में भी जो वांगजी के लिए इमेज थी वो क्लियर हो गई। बाद में सॉन्गलैंड और शाओ शिनचैन ने भी शादी कर दी, और आज धूमधाम से सबके बीच में हमारे सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु नांग वांगजी और वॉर जनरल वी विशान की शादी हो रही है। इस शादी को हर कोई मतलब एक तरह से चश्मदीदी गवाह बन रहा है, और सब लोग बहुत खुश हैं। शादी के होने के बाद वांगजी विंग के साथ सारी सेरेमनी सारे रिवाज खुले बिल्कुल आराम से करते हैं। वांगजी के अंदर कोई जल्दबाजी नहीं है,
बल्कि वो हर चीज़ परफेक्टली कर रहा है, हर चीज़ खुशी से कर रहा है। लोगों के सामने अपने विंग के साथ इस शादी के हर रिचुअल को करने में उसे बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि हर रिचुअल के साथ वो लोगों की नज़रों में विंग के लिए जो एक है कि वो स्लेव था, वो चीज़ें बदलते हुए देख रहा है। वो देख रहा है कि अब वो सिर्फ स्लेव नहीं, बल्कि वो सेकंड प्रिंस ऑफ कुसु का हस्बैंड है। वो रिस्पेक्ट अब इन लोगों की आंखों में वांग जी विंग के लिए देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। और जब ये सारे रिचुअल हो जाते हैं तो लास्ट रिचुअल के लिए वांग जी बहुत एक्साइटेड है। पहली बार नहीं है जो वांग जी अपने विंग को प्यार करेगा, लेकिन आज पहली बार है जब वो मास्टर और स्लेव बनकर नहीं, बल्कि एज अ हस्बैंड और हस्बैंड एक दूसरे को प्यार करेंगे। आज के प्यार में सिर्फ प्यार है, कोई एक दूसरे को चाहने की, एक दूसरे को अपना बनाने की एक होड़ नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ इस नए रिश्ते की शुरुआत क्या प्यार है। वांग जी आज खुद विंग को रेड हानफू में देखकर बहुत खुश है। उन काले हानफू से विंग को बाहर निकाल के आज वांग जी रेड हानफू में देख रहा है, और कल अपने हानफू वाइट हानफू में भी देखेगा। जो वांग जी सोच रहा था वो सब कुछ करेगा, अपने विंग को सम्मान देगा, अपने वाइट हानफू और वाइट फॉरहेड रिबन के साथ हाथों में हाथ डाल के इस पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में घुमा करेगा, और कोई भी उसके विंग को कुछ गलत नहीं कहेगा, बल्कि उतना ही प्यार और सम्मान देगा जो उसका विंग डिजर्व करता है। ये सारी बातें वांग जी के दिमाग में हैं, और सामने उसका प्यारा सा विंग है जो एक ब्राइड की तरह वेल में मुंह ढक के बैठा हुआ है। वांग जी बहुत प्यार से विंग के फेस से वो वेल हटाता है, और जैसे ही वो वेल हटती है तो विंग के चेहरे पे उस बड़ी सी फुल बनी स्माइल को देख कर उसका दिल खुश हो जाता है। एक सेकंड नहीं लगती वांग जी को विंग के उन रेड हानफू जिनको वो अभी एडमायर कर रहा था, जिनमें उसे विंग बहुत अच्छा लग रहा था, उसकी बॉडी से दूर फेंकने में अब विंग उसके सामने जैसा हर बार वो चाहता है वैसा है, यानी पूरी तरह से न्यूड, जिसे वो छू सकता है, प्यार कर सकता है और बता सकता है कि ये उसका विंग है। और विंग और वांग जी अपनी एक हॉट पैशनेट नाइट एज अ हस्बैंड एंड हस्बैंड स्पेंड करते हैं, और कल एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाल के वाइट रंग के हानफू में वाइट रंग के पूरे रिबन को माथे पे बांध के अपने महल की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज का पार्ट यही रुकता है। सो गाइस, ये था मेरा वन शॉट जिसे रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत टाइम लगा। पूरा सैटरडे नाइट लगाई मैंने, फिर संडे की आफ्टरनून से लेकर रात तक मैंने रिकॉर्डिंग करी है, और सच कहूँ तो बहुत टायरिंग है। तो हो सकता है मैं कल या परसों में आऊँ फिर एक नए मतलब फैन फिक्शन के साथ। वो लॉन्ग होगा क्योंकि वन शॉट तो मेरे बहुत मुश्किल से बनते हैं। हाँ, मैं बनाया करूँगी वन शॉट, बट नॉट एज यूजुअल लॉन्ग स्टोरी के साथ मिलते हैं। एंड हाँ, Q&A वीडियो की बात, तो मेरे प्यारे से क्यूट से सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, मैं उनके लिए वो वीडियो ज़रूर लाऊंगी। कम है तो हो सकता है कि मैं जो न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट करूँगी उसके स्टार्ट में या एंड में उनका आंसर कर दूँ। ऑलमोस्ट मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे देख लिया है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग या एंड में उसे फिनिश कर दूँगी। तो तब तक आप अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।